पुरुष को दुनिया द्वारा एक बेकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। केवल वह एक उपचारक है, लेकिन वह केवल शुरुआती स्तर का उपचार जादू है। यहाँ तक कि वह अपने मूल साहसिक दल से बाहर निकाला गया। अब कोई भी उसके दल में शामिल होने को तैयार नहीं है। बस यही है उसका हाल। एक दिन वह एक लड़की द्वारा देख लिया जाएगा और उसे अपने दल के साथ रहने की आवश्यकता होगी। देखो नीले बालों वाली इस लड़की की हरकतें। पूर्व में छोटी बहन ने नीले बालों को छोड़ने का विचार किया, सिर्फ इसलिए कि पूरे भूल भुलैया शहर में पुरुष नायक को अक्षम माना जाता है। अगर वह सच में एक दल की तलाश में है, वह एक सलाह दे सकता है। बेशक पहले उसे एक हाथ की कीमत चुकानी होगी। भाषा नीले बालों के कारण अस्वीकार कर दी गई और उसने स्पष्ट किया कि वह उससे पहले ही पुरुष दल के साथ होना चाहता था। हालांकि पूर्व में छोटी बहन को कुछ संदेह था, लेकिन वह फिर भी 2 लोगों को दल में शामिल करने के लिए आगे बढ़ी। साथ ही वह चिल्ला रही थी कि पुरुष नीले बालों वाला नया हाथ हो सकता है। एक शुरुआत में केवल पश्चिम की ओर घास के मैदान की तकनीक, और पुरुष ने उस बेकार जगह पर जाने का विचार नहीं किया, क्योंकि भूल भुलैया की जादुई शक्ति बाहर निकल जाएगी। इसलिए माताट के चारों ओर कई जादूगर होंगे। पूर्व की पहाड़ी और पश्चिम के जंगल और दक्षिण की दलदली भूमि में कई शक्तिशाली जादूगर होंगे। केवल अकेला पश्चिम की ओर घास का मैदान, केवल शिलाम और गेब्रिन इस प्रकार के छोटे राक्षस हैं, और संख्या बहुत कम है, मूल रूप से नहीं मिलती। दूसरी ओर यदि आप भूल भुलैया में जाते हैं, बस चलना शुरू करो और राक्षसों से मिलना होगा। केवल इतना गहरा नहीं होगा कि वह खतरे में नहीं पड़ेगा। बेशक अगर वह आपातकालीन स्थिति में मिलता है, स्वयं भी मदद करने के लिए तैयार होगा। बहुत जल्दी 2 लोग सबसे करीब की जगह पर आ गए। नीले बालों वाला मुख्य कार्य को निभाने के लिए तैयार है। उसका पेशा एक योद्धा है। किसी को भी यह नहीं कहना चाहिए कि वह माँ का बेटा है। यह पुरुष को कुछ अजीब लगता है। उसका पेशा पिछले दल में था। वह हमेशा सबसे पहले की ओर जाने का आदेश दिया गया। जल्द ही वे दोनों भूल भुलैया के पहले स्तर पर पहुंच गए। पुरुष के पास कुछ जिम्मेदारियां हैं। यह बच्चा केवल एक साहसी बन गया। क्या वह वास्तव में अच्छी तरह से लड़ सकता है? नीले बालों वाला मजबूत साबित हुआ। सीधे पकड़ने की कोशिश की, जो भी मिले 5 गोबलिन 1 मिनट में मार डाले। यह पुरुष को बहुत अजीब लगता है। उसने नीले बालों वाले को नहीं सोचा कि वह ऐसा कर सकता है, और गोबलिन मरने के बाद भी कई जादूगरों को छोड़ दिया। पुरुष ने उठने का प्रयास किया, इसलिए यह इतना अधिक हो गया कि अब रात के खर्च के लिए पर्याप्त है। लेकिन नीले बालों वाला ऐसा लगता है कि वह अभी भी संतुष्ट नहीं है, या वह उससे पूछेगा कि क्या वह और गहरा देख सकता है। नीले बालों वाला कोई समस्या नहीं है। अगर आपातकालीन स्थिति में मिलते हैं, स्वयं को एक अच्छे पुरुष की रक्षा करनी चाहिए। 2 लोग पहले से ही ऊपर की ओर चलते हुए एक बार फिर से खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं चाहता कि वह एक आधा राक्षस से मिले, क्योंकि यह मध्य स्तर पर ही प्रकट होने वाला राक्षस है। इसलिए उसे इसे मारने में कुछ कठिनाई हो सकती है। नहीं, यह केवल 2 लोगों के सहयोग की बात है। सफलता की दर अभी भी बहुत बड़ी है। नीले बालों की भाषा बहुत उच्च है। वह जल्दी से खुद को लड़ाई में लगा सकता है, या यह सीधे नीचे कूदकर आधे राक्षस को आकर्षित करेगा। यह गति को प्राथमिकता देने के लिए है। फिर एक झटका देकर आधे राक्षस के सिर को फोड़ दिया। क्या वह आधे राक्षस के बचाव को नहीं सोच सकता? नीले बालों का हमला मूल रूप से बेअसर है। इसके विपरीत आधे राक्षस को एक छड़ी से कोने में धकेल दिया गया। यह स्थिति मूल रूप से असंभव है। नीले बालों ने खुद को मार डाला। क्या वह नहीं सोच सकता कि वह खुद को खत्म करने वाला आधा राक्षस है? वह वास्तव में इस महिला को 1 मिनट में मार डालेगा। यह नीले बालों को बहुत अजीब लगता है। क्या यह वास्तव में उपचार जादूगर का एक प्रकार है? ठीक वैसे ही जैसे जब मैंने भूल भुलैया में प्रवेश किया था। पुरुष केवल विभिन्न प्रकार के जादू को बाहर निकालने के लिए नहीं, अब यह केवल एक मध्य स्तर के राक्षस को मारने के लिए है। इस पुरुष ने खुद को बहुत लंबे समय तक इस कार्य को करने के लिए दिखाया, इसलिए कोई भी तकनीक एक बार बोलते हुए वह भी सक्रिय उपचार नीले बालों को अभी तक प्राप्त होने वाले नुकसान को ठीक कर दिया। फिर 2 लोग आधे राक्षस को गिराने के लिए एकत्र हुए। आज की प्राप्ति भी चल रही है, या यह पुरुष की सलाह से पहले वापस लौटने की बात है? वह नीला बाल वाला है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से शक्तिशाली है। हम लड़ाई जारी रख सकते हैं। सिर्फ एक आदमी ही इस स्थिति को समझ सकता है। यह 2 लोगों के लिए एक भूल भुलैया की ऊपरी मंजिल है, और हमने 2 छोटे समय के लिए फिर से एक साथ काम किया। हमने संघ में वापस लौटने का प्रयास किया। पिछले कप्तान को बहुत डर लग रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे अचानक इतने सारे राक्षसों को मार देंगे, और बीच में एक राक्षसी पत्थर एक बार में आधा राक्षस था। इसने पिछले कप्तान को बहुत गुस्सा दिलाया। यह नहीं कहा गया कि वह नए हाथों के साथ भूल भुलैया में नहीं जा सकता। इस आदमी के बारे में भी सख्त व्याख्या की गई। आधा राक्षस अचानक ऊपरी मंजिल पर प्रकट हुआ। पिछले कप्तान ने चुपचाप विचार किया, क्योंकि सबसे करीब वे भी वास्तव में प्राप्त कर चुके हैं। बहुत से ऐसे ही रिपोर्ट हैं। देखते हैं कि भूल भुलैया के अंदर वास्तव में समस्या उत्पन्न हुई है। वह उस आदमी को जो राक्षसों को सोने में बदल रहा है। देखते हैं कि एक पूरी तरह से सोने की वस्तु। पुरुष बहुत डर गया था कि अचानक इतना अधिक हो गया, सिर्फ इसलिए कि वह पिछले समूह में था। हर बार वह केवल 10% बाई ओर ले जा सकता था। इससे वह खुद को टकराने के लिए मजबूर हुआ। नीला बाल वाला आदमी कप्तान को बुलाने गया। वह खुद को सोने की वस्तु
उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी केवल अपनी स्थिति को व्यक्त कर सकता है, वह भी नहीं चाहता था कि वह पीछा करे। वह खुद को एक नए समूह में देख रहा था। वह जीवन की लागत को जीतने के लिए बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। एक बार फिर से रात में दोनों ने एक होटल में रहने का प्रयास किया। नीला बाल वाला आदमी सोचने लगा, उस समय वह राक्षसों द्वारा हमला किया गया और उसे बचाने वाला असल में वह आदमी था, इसलिए उस समय से वह भी निश्चित रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा था। लंबे समय बाद वह निश्चित रूप से एक साहसी बन जाएगा और पुरुष एक साथ समूह में, क्या वह आज एक पूरा दिन नहीं सोच सकता? पुरुष ने खुद को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन एक बार फिर से सोचने के लिए वह खुद को लंबा महसूस कर रहा था और जो कपड़े पहन रहा था वह भी अलग था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका सिर भी नीला हो गया। सामने वाले ने भी नहीं पहचाना कि यह सामान्य है, यह केवल एक बिंदु है कि नीला बाल वाला व्यक्ति अजीब महसूस कर रहा है। पुरुष स्पष्ट रूप से मजबूत हो गया क्योंकि यहाँ के लोग उसे अक्षम कहते हैं। वह बहुत ही अजीब भाई है, उसे भी अक्षम कहा जाता है। पुरुष का पेशा एक सहायक चिकित्सक है। हर बार जब वह एक जादुई जीव के बारे में चर्चा करता है, समूह का नेता हमेशा उसे पहले से खींचने की शक्ति देता है और इस बार चर्चा का विषय एक 9 सिर वाला सांप है। पुरुष केवल एक व्यक्ति को पकड़ता है और उसके सामने 2 टोकरी होती हैं। इसके विपरीत अन्य समूह केवल कठिनाई में पड़ गए। समूह में शामिल होने के लिए और अधिक कठिनाई और समूह के नेता के रूप में नीला बाल वाला व्यक्ति देख नहीं सकता। यह वास्तव में एक साहसी बन गया और वह खुद को एक चिकित्सक के रूप में नहीं देखता। इसलिए समूह के सदस्यों की संख्या बहुत कम है और पुरुष पहले से ही उन्हें यह बताने के लिए तैयार कर रहा है। नीला बाल वाला व्यक्ति खुद को दरवाजे से बाहर नहीं निकाल सकता। वर्तमान में वह फिर से जिम्मेदार पुरुष है और जादूगर की जादू भी 9 सिर वाले सांप पर भी नहीं चलती। नीला बाल वाला व्यक्ति भी नहीं छोड़ सकता। वह केवल जादूगर के साथ जुड़ा हुआ है और पुरुष केवल उस समूह के साथ जुड़ा हुआ है। वह 9 सिर वाले सांप को पकड़ने का विकल्प नहीं देखता और वह केवल पुरुष को छोड़ने की उम्मीद करता है और फिर बाद में नीला बाल वाला व्यक्ति उसे फिर से बताएगा। वह पुरुष को इस बार की असफलता का बोझ उठाने देता है, इसलिए उसे खुद को अपने समूह से बाहर निकालने की आवश्यकता है। महिला भी एक सफेद आंखों वाली भेड़िया है और जिम्मेदारी केवल पुरुष पर है, तब वह उन्हें 9 सिर वाले सांप से नहीं हरा सकता। बाहर निकालने के लिए भी यह जीवन का एक हिस्सा है। यह वास्तव में एक समान है। पुरुष स्पष्ट रूप से सोचते हैं कि वे दोनों सुबह से सोच रहे हैं, तब स्थिति अच्छी नहीं है, जिससे कार्य असफल हो जाता है। दोनों ने देखा कि वह डर गया। वे खुद को पहचानने से इनकार करते हैं। यह केवल जादूगर अमिया से पूछने का सवाल है। अमिया खुद को समूह से बाहर निकालने का प्रयास करती है। यह केवल 2 लोगों के दबाव को पुरुष की ओर इंगित करता है। इस समय पुरुष अचानक सपने से जाग जाता है। वह सोचता है कि वह खुद को पहचानता है। यह समूह के सदस्यों की बात है। देखो, यह बात खुद की सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। पुरुष मुख्य ने एक गिलास पानी पिया, लेकिन उसी समय उसने भी पीछे मुड़कर सोचा, 6 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उस समय उसके शक्तिहीन नाम से सभी परिचित हो चुके थे। फिर भी एक टीम ने उसे बुलाने का प्रयास किया। बस उसने कभी नहीं सोचा था कि शामिल होने के बाद वह सामने वाले सभी लोगों के लिए बुरा बन जाएगा। एक शुरुआत में वह सिर्फ चाहता था कि वह जीवित रह सके और फिर जादुई जीवों के प्रति ध्यान। अच्छा है कि वे जीवों के मुंह से भाग सकते हैं और पुरुष मुख्य की किस्मत बड़ी है। जादुई जीव अंततः एक व्यक्ति की टीम के साथी बन गए और पुरुष मुख्य बस उन्हें जादुई जीवों के हाथों मरते हुए देख रहा था। खुद को एक अद्भुत स्थान पर पाकर वह चकित रह गया। असल में वह एक साहसी व्यक्ति के रूप में पहले से ही जाना जाता था, लेकिन अनजाने में वह एक गब्बर की तरह गिरा। पुरुष मुख्य ने सोचा कि वह भी नहीं सोच रहा था कि वह गब्बर के साथ लड़ाई में शामिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी युद्ध की शक्ति के अंतर ने उसे गब्बर के एक वार से गिरा दिया। फिर से वह पहले से ही रात में जाग चुका था और गब्बर को एक बार फिर से अड़चन में डाल दिया। पुरुष मुख्य ने एक लड़की को बचाने के लिए खुद को नहीं समझा। बिल्कुल, वह खुद को एक शक्तिहीन व्यक्ति मानता था। फिर भी लड़की ने पुरुष मुख्य को धन्यवाद दिया। जितना अधिक पुरुष मुख्य ने प्रयास किया, उतना ही अधिक तभी वह गब्बर के समूह के सामने मदद करने में सक्षम हो सका। इसलिए पुरुष मुख्य ने भी बहुत अच्छा महसूस किया और पुरुष मुख्य ने लड़की की चोट को सहन किया। लगातार वह उसके इलाज में व्यस्त था क्योंकि उसकी आंखों के नीचे वह केवल यही कर सकता था। जैसे ही वह खुद को सफेद दिन की स्थिति में पाया, उसने लड़की को चेतावनी दी। लड़की पहले से ही परेशान और दुखी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे जीवन में लाने की कोशिश करेगा और सही कारण से इस तरह की लड़की भी निर्णय लेने में सक्षम हो गई। लगभग लंबे समय बाद उसे भी साहसी बनना चाहिए, तब वह पुरुष मुख्य के समूह की रक्षा कर सकेगी। फिर भी पुरुष मुख्य जानता था कि लड़की इस प्रकार की कठिनाई से गुजर रही है। यह संभव नहीं था कि वह साहसी बन सके, लेकिन फिर भी उसने उसकी बातों से कुछ सीखा। लगातार वह साहसी बनने के लिए प्रेरित हो गया। फिर वह अपने गुरु से मिला। फिर भी वह अपने गुरु के काम में कोई प्रगति नहीं कर सका, लेकिन साहसी बनने के लिए उसकी आवश्यक तकनीक, वह बहुत कुछ सीख चुका था। सीधे पीछे की ओर उसे काले बालों वाली टीम में शामिल किया गया। बस उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अंततः वापस आ जाएगा, लेकिन फिर भी वह जो भी कहे, पुरुष मुख्य ने उस समय की उस लड़की के लिए बहुत आभारी था। अन्यथा वह भी वर्तमान समूह के साथ नहीं मिल पाता। दूसरे दिन
पुरुष मुख्य ने नीले बालों वाली लड़की को देखा। आने वाली एक गहरी साहसिकता। नीले बालों वाली लड़की भी पहली बार जादुई जीवों को देखती है और यह भी कि वह किसी भी स्थान पर भेजी जा सकती है। यह निश्चित रूप से भेजने के लिए आवश्यक है, इसलिए वह केवल अन्य स्थानों पर भेजने के लिए बाध्य है। जैसे ही भेजने की तकनीक पहले ही समाप्त हो चुकी है, कोई भी नहीं जानता कि नई भेजने की तकनीक कैसे स्थापित की जाए। इस बार 2 लोग जादुई जीवों में आए, इसलिए जो भी प्रकट होता है वह भी अधिक मजबूत होगा। नीले बालों वाली लड़की ने जादुई जीवों को देखा। पुरुष मुख्य ने उसे नजदीक नहीं आने दिया। बस वह जादुई जीवों का एक प्रकार है। भौतिक हमले के लिए वह उसके खिलाफ नहीं उठती, इसलिए उसके खिलाफ नहीं होगा जादुई हमले। यह समान रूप से एक तेज हाथ के खिलाफ है। इस पुरुष मुख्य ने पहले कदम उठाने का सुझाव दिया। नीले बालों वाली लड़की ने आत्मविश्वास से जादुई जीवों को गिराने की कोशिश की। पुरुष मुख्य ने जादुई जीवों को खींचने की जिम्मेदारी ली। नीले बालों वाली लड़की ने जादुई जीवों के हमले की योजना बनाई। असल में लोग केवल प्रशिक्षण से गुजरना चाहते हैं, तभी वह एक प्रकार की नामी जादुई शक्ति को नियंत्रित कर सकेगा। यह नीले बालों वाली लड़की भी पकड़ सकती है। बस नीले बालों वाली लड़की ने जादुई जीवों को गिराने की कोशिश की। बस एक वार से वह जादुई जीवों को गिरा सकती है। फिर भी उसने जादुई जीवों को गिराने में सफलता प्राप्त की, लेकिन नीले बालों वाली लड़की के हाथों से जादुई जीवों को छूने के कारण इससे बड़े स्तर पर नुकसान होता है। पुरुष मुख्य ने उसे ठीक करने के लिए जिम्मेदारी ली। उसके हाथ में जो है वह जादुई जीवों के उपचार का उपकरण है। बहुत जल्दी नीले बालों वाली लड़की की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं और बस जादुई जीवों के पत्थर ने नीले बालों वाली लड़की को बहुत सक्रिय कर दिया। यह बड़ा जादुई जीव निश्चित रूप से मूल्यवान है। फिर से वापस लौटने के बाद पुराने छोटे भाई का चेहरा भी मुस्कुराने लगा। उसने जो जादुई जीवों को प्राप्त किया वह भी बहुत मूल्यवान है। उसकी प्राप्ति भी बहुत अधिक है। वह वापस लौटने के रास्ते पर है। शिरो ने आज एक अच्छी दावत के साथ जश्न मनाने का सुझाव दिया। शिरो को शराब पीने की इच्छा देखकर गिनी ने भी पीने की इच्छा व्यक्त की। तभी गिनी ने शहर के बाहर एक अजीब सफेद इमारत देखी और शिरो भी उतना ही उत्सुक था। उसने पहले भी आसपास के लोगों से पूछा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि यहाँ तक कि इसे बनाने वाले कारीगर भी नहीं जानते थे कि वे क्या बना रहे थे। यहाँ तक कि असली कमीशन देने वाला भी अज्ञात था। कहा जाता है कि डिजाइन और लागत एक एजेंट द्वारा लाए गए थे। इसके अलावा एजेंट के पीछे एजेंटों की एक अंतहीन श्रृंखला थी, जिससे पर्दे के पीछे के व्यक्ति में काफी रहस्य जुड़ गया। और चूंकि सभी ने देखा कि यह चीज हानिरहित लगती है, इसलिए समय के साथ उन्होंने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया। लेकिन शिरो का मानना था कि उस चीज के बजाय शहर की दीवार बनाना बेहतर होगा, क्योंकि इस शहर में कोई शहर की दीवार नहीं थी और एक बार जब कोई बाहरी दुश्मन हमला करता है तो बचाव करना मुश्किल होगा। लेकिन गिनी को लगा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कितने ही साहसी लोग थे। चाहे वह राक्षस हो या डाकू, जो भी आता उसे वे पीट पीट कर भगा देते। इसके बाद दोनों के अलग होने से पहले गिनी ने अचानक शिरो को रोका, लेकिन फिर भी उसने शिरो को अपनी पहचान नहीं बताई। हालांकि वह शिरो के साथ एक ही कमरा साझा करना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैसे कहना है। उसे नहीं पता था कि शिरो भी उस समय बहुत याद कर रहा था 6 साल पहले की उस कुलीन महिला को। उसे नहीं पता था कि क्या उसे उससे मिलने का मौका मिलेगा। हालांकि शिरो को यह नहीं पता था कि वह पहले ही किसी की आंखों का कांटा बन चुकी थी। यह जानकर कि गिनी ने शिरो के साथ टीम बनाई है, पर्दे के पीछे के व्यक्ति ने अपने अधीनस्थों को किसी भी तरह से आदेश दिया शिरो को शहर से बाहर निकालने के लिए। इसी समय दूसरी ओर पीले बालों वाले ने शिरो की जगह लेने के लिए एक नया हीलर ढूंढ लिया था। अगले दिन तक पीले बालों वाली टीम ने फिर से हाइड्रा पर हमला करने के लिए प्रस्थान किया, और यह शिरो के कारण भी था कि पिछली बार उसने 2 सिर काट दिए थे। अब हाइड्रा अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए पीले बालों वाले ने सुनहरे बालों वाले को उसके साथ जाने दिया। यह सुनकर सुनहरे बालों वाला तुरंत स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सुना था कि एक हीलर को सामने की पंक्ति में लड़ना पड़ता है। पीले बालों वाले ने सोचा कि उसे कोई राजकुमारी सिंड्रोम है। आखिरकार शिरो पहले चार्ज करने और हीलिंग दोनों के लिए जिम्मेदार था। अब सुनहरे बालों वाला पूरी तरह से अवाक था। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि एक सहायक हीलर करीबी मुकाबले में भाग ले सकता है। तभी गुलाबी बालों वाले ने दूर की ओर इशारा किया, यह बताते हुए कि हाइड्रा के 2 सिर शिरो द्वारा काटे गए थे। और यह देखकर कि सुनहरे बालों वाला कुछ भी कहने को तैयार नहीं था, पीले बालों वाले ने भी परवाह नहीं की। उसने कहा कि जब तक वह जहर को ठीक करने का जादू जानता है तब तक यह ठीक है। इस समय दूसरी ओर शिरो और गिनी आज फिर से फ्रंट डेस्क लड़की के लिए काम करने का एक और दिन था। फ्रंट डेस्क लड़की ने शिरो को सुझाव दिया कि अब सदस्यों को जोड़ने का समय आ गया है। एक योद्धा या जादूगर के जुड़ने से न केवल अधिक सुविधा होगी, बल्कि उन्हें तीनों को अधिक पैसा कमाने में भी मदद मिलेगी। लेकिन शिरो ने थोड़ा सोचने के बाद भी यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया। इसके बाद फ्रंट डेस्क लड़की ने कहा कि उनकी वर्तमान दैनिक आय के साथ वे पहले से ही अपना खुद का घर किराए पर लेने के लिए पर्याप्त थे। आखिरकार
बहुत सारे उपकरण और प्रॉप्स सराय में नहीं रखे जा सकते थे और दैनिक कमरे का किराया भी एक छोटा खर्च नहीं था। इसके अलावा यदि यह एक अकेली पुरुष और अकेली महिला टीम है तो यह अक्सर एक रोमांटिक रिश्ते में विकसित हो सकता है। तब उनका ठिकाना सीधे प्रेम घोंसले में बदल सकता है। हालांकि बोलने वाले का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सुनने वाले का इरादा था। इन शब्दों ने सीधे गिनी के दिल में छेद कर दिया। इस समय शिरो को याद आया कि पीले बालों वाले ने भी पहले एक शानदार विला किराए पर लिया था, लेकिन उसका बेडरूम सिर्फ एक अंधेरा और संकीर्ण गोदाम था। यह सुनकर फ्रंट डेस्क लड़की को भी शिरो पर दया आई, लेकिन फिर उसने सोचा कि शिरो को टीम से बाहर निकालना शायद एक अच्छी बात थी, क्योंकि कुछ समय पहले पीले बालों वाले को दूसरी बार घायल हाइड्रा पर हमला करते हुए बुरी तरह पीटा गया था। अब पीले बालों वाला वास्तव में समझ नहीं पा रहा था। टीम का स्तर बढ़ गया था, फिर भी वे घायल हाइड्रा को क्यों नहीं हरा पाए। इस पर सुनहरे बालों वाले ने समस्या को देखा। वह यह था कि पीले बालों वाले ने मरने का अनुमान लगाया था। टीम केवल बिना सोचे समझे सीधे हमला कर सकती थी। यही कारण था कि अमिया को गंभीर चोटें लगीं। इस समय दोनों कमीनों को आखिरकार एहसास हुआ कि शिरो, जिसे उन्होंने बाहर निकाल दिया था, वास्तव में बहुत उपयोगी था। शिरो न केवल वह सब कुछ करता था जो वे उसे करने के लिए कहते थे, बल्कि उसने बदला लेने के लिए उन्हें धोखा देने की बात भी बिल्कुल नहीं पकड़ी। हालांकि पीले बालों वाले को जल्द ही एक समाधान मिल गया। जब तक वह शिरो को हाथ हिलाता है, शिरो निश्चित रूप से वापस भाग जाएगा। उनकी टीम की पहचान बस वही है। दूसरे दिन पीले बालों वाला आदमी अचानक मुख्य पात्र के पास पहुंच गया। वह भी बहुत जोर से कह रहा था कि मुख्य पात्र को सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि वह इस बार बस मुख्य पात्र को फिर से टीम में लाने वाला है। फिर भी मुख्य पात्र ने सीधे जवाब नहीं दिया। पीले बालों वाला आदमी लगातार दबाव डाल रहा था। यह स्पष्ट करता है कि वह किसके लिए है। वह खुद को एक उच्च स्तर के साहसी के रूप में प्रस्तुत करता है। मुख्य पात्र और उसके पीछे खड़ा आदमी निश्चित रूप से बहुत कठिन है, लेकिन वह इसके लिए चिंता नहीं करता, क्योंकि वास्तव में संकट की बात है। वह फिर भी मुख्य पात्र को छोड़ने की कोशिश करेगा। मुख्य पात्र केवल कुछ बातें कहने की सोच रहा है। पीले बालों वाला आदमी मुख्य पात्र को बताने की कोशिश कर रहा है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सामान्य रूप से काम करे। वह फिर से दबाव डालता है। यह दिखाता है कि आप वापस आ सकते हैं। सभी ने नए आने वाले चिकित्सक का उपयोग नहीं किया। मुख्य पात्र केवल आवाज में धन्यवाद कहता है। बस दो लोग एक साथ मिलकर हलचल नहीं कर सकते, और एक तरफ का पीला बाल भी नीचे नहीं जा रहा। सीधे खड़े होकर मुख्य पात्र को छोड़ने के लिए पीले बाल वाले को मना कर दिया। पीला बाल वाला केवल मुख्य पात्र को समझाने की कोशिश कर रहा है। इस समय मुख्य पात्र को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह कहता है कि धन्यवाद केवल इसलिए है क्योंकि पीले बाल वाला फिर से आमंत्रित कर रहा है। वह कहता है कि यह केवल इसलिए है क्योंकि पीले बाल वाला फिर से आमंत्रित कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सच में नहीं कहता, क्योंकि वर्तमान में उसके पास पहले से ही एक नया महत्वपूर्ण साथी है, इसलिए वह फिर से वापस नहीं जाएगा। इस बार पीले बाल वाला चिंतित हो गया। पीले बाल वाला शुरू करता है। यह दिखाता है कि वह निश्चित रूप से प्रकट हुआ मुख्य पात्र और नहीं है, बल्कि एक उपयोगी साहसी है, इसलिए वह खुद को एक ही तरह से उपयोग करने की सोचता है। उनके बारे में कोई बात नहीं है। मुख्य पात्र भी सहन नहीं कर सकता। सीधे एक पकड़ लिया और उसे चेतावनी दी कि वह पीले बाल वाले के खिलाफ है, तो बस उसे छोड़ दो। यह कहने पर वह पीले बाल वाले को छोड़ देता है। इस समय पीले बाल वाला केवल गुस्से में नहीं है, लेकिन वह जल्दी से उसे पहले से ही ढूंढ लेगा। इस बार वह एक साथ लड़ाकों की तरह लड़ने की कोशिश कर रहा है। पीले बाल वाला यह कहने में असफल होता है। वह फिर से नहीं चाहता। इस समय एक व्यक्ति लंबा हो गया है। पीले बाल वाला देखता है कि एक समूह में शामिल होने की आवश्यकता है। पीले बाल वाले ने एक समूह को देखा और एक बड़ा बौद्धिक बना दिया है। क्या कोई भी नहीं? पीले बाल वाला अभी भी स्थिति को खत्म कर रहा है। वह फिर से उन लोगों के साथ चर्चा करेगा। टीम के मूल्यांकन निश्चित रूप से 1000 से अधिक होगा। दूसरी तरफ पीले बाल वाला वापस नहीं जाएगा। इस समय एक महिला मुख्य पात्र के सामने प्रकट होती है। पीले बाल वाला यह सोचता है कि वह पहले समर्थन चाहता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि कोई केवल यह बताने आए। वास्तव में यह एक शिक्षक है। हालांकि वर्तमान में यह कहना थोड़ा अजीब है, लेकिन वह चाहता है कि मुख्य पात्र उनकी मदद कर सके। बस आज पीले बाल वाला फिर से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए वह बाहर जाकर नए साथियों की भर्ती कर रहा है। जैसे आज का अमिया भी स्पष्ट रूप से मुख्य पात्र की ताकत को पहचानता है। पहली बार यह नहीं है कि मुख्य पात्र ने 2 बार हार मानी। वे उस स्थिति में डरेंगे। इस मुख्य पात्र को सभी की मेहनत का फल है। पीले बाल वाला केवल एक चिकित्सक है, बिल्कुल इतना बड़ा मामला नहीं है, और पीले बाल वाला फिर भी उस पर विश्वास नहीं करता। बस दूसरी बार वे 3 बार हार गए। यह सोचना बहुत कठिन है कि वे 9 बार हार गए, और अमिया बस यह चाहती है कि वे 9 बार हार जाएं। इस बार एक मुख्य पात्र को निश्चित रूप से हरा दिया जाएगा, इसलिए वह चाहता है कि मुख्य पात्र फिर से टीम में लौटे। पीले बाल वाला यह समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वह उस व्यक्ति की मदद करने की कोशिश कर रहा है। इस अमिया की पहचान केवल एक व्यक्ति है। एक बार में 2 लोग एक साथ नहीं बोल सकते, लेकिन वे एक ही टीम में हैं। यह सुनकर पीले बाल वाला चिंतित हो गया। क्या मुख्य पात्र केवल एक साथी नहीं है? पहले जब वह उस समय था,
वह नहीं जानता था। इस अमिया को समझाने के लिए वह भी नहीं चाहता, लेकिन वह फिर भी मुख्य पात्र को कहने की कोशिश कर रहा है। वह बस खुद को छोड़कर टीम में है। वह सिर्फ एक नए व्यक्ति है जो हाल ही में आया है। उसने भी अन्य छोटे समूहों में प्रवेश नहीं किया। क्या वह पहले से ही पीले बालों और जेके के बारे में सही है? वह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब वह जानता है कि पीला बाल गलत कर रहा है। वह साहसिकों के शरीर को पकड़ता है। पीला बाल बस एक 10 फुट का आदमी है। क्या वह वास्तव में एक समूह के साथी है? वह वास्तव में पीले बालों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही वह सुनहरे बालों की ओर देखता है, वह हमेशा पुरुष मुख्य पात्र की ओर देखता है। पहले वह भ्रमित था, लेकिन अब वह लगातार कह रहा है, इसलिए वह चाहता है कि पुरुष मुख्य पात्र उसे सही करे। वह उस पुरुष मुख्य पात्र को दिखाता है और पहले की घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं। वह भी जल्दी से दिल में नहीं रखता, लेकिन अब केवल एक ही चीज को मान्यता दी जा सकती है। वह पहले ही वापस लौटने का कोई इरादा नहीं रखता। वह नीले बालों के साथ सुनहरे बालों की छोटी आवाज के साथ जुड़ता है। क्यों वह एमिया को बिना किसी चिंता के छोड़ता है? इस सुनहरे बालों का कोई भी प्रभाव नहीं है। केवल एमिया और पीले बालों के समूह की स्थिति बहुत गहरी है। वह वास्तव में छोड़ने के लिए अनिच्छुक है। इस समय पुरुष मुख्य पात्र को पहले पीले बालों के बारे में सोचना है। या तो वह उसे जगाने के लिए उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। वह निश्चित रूप से बिना किसी खुशी के लौटेगा, लेकिन अब वह एमिया को खुद से दूर कर रहा है, इसलिए वह केवल एक कदम चल सकता है। जैसे ही वह लौटता है, वह फिर से ध्यान केंद्रित करता है। सुनहरे बालों की एक नजर से वह नए आने वाले योद्धा को पहचानता है। यह वास्तव में एक अनुभवी व्यक्ति जिक है। जैसे ही जिक को स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन वह फिर भी जिक के उस भारी हथियार को पहचानता है और जिक को फिर से एक बार सही बताने की कोशिश करता है। सुनहरे बालों को केवल देखना चाहिए, उसे लगातार प्रदर्शन करने की अनुमति दें। और इसी समय दूसरी ओर नीले बाल और पुरुष मुख्य पात्र वास्तव में एक जादुई खेल खेल रहे हैं। जैसे ही वह दोपहर के भोजन के समय में है, पुरुष मुख्य पात्र अचानक एक स्थिति उठाता है। यह एक प्रकार का जादुई और शरीर के लिए घातक है। संपूर्ण शरीर को मजबूत मांसपेशियों से ढक दिया गया है। अभी भी मजबूत चिप्स हैं। क्या वह उन कमजोर चीजों पर हमला करने और जादू से वापस लौटने की कोशिश करेगा? यह नीले बालों को एमिया के लिए चिंता करने के लिए मजबूर करता है। पुरुष मुख्य पात्र को एमिया की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल 9 सिर वाली मछली के बारे में बात करना, लेकिन उच्च कठिनाई की चर्चा में भी बहुत आम है। इसलिए लोग जल्दी से 9 सिर वाली मछली के लिए अध्ययन करते हैं। हालांकि उसकी जड़ी बूटियों की 10% चिंता है। जैसे कि अब पहले से ही 9 सिर वाली मछली की जड़ी बूटियों का विकास हो चुका है और यहाँ पैसे की बात है। केवल मूल्य स्तर थोड़ा ऊंचा है, इसलिए पीले बालों को छोड़कर हमेशा नहीं हो सकता। जैसे ही वह निश्चित रूप से फिर से जादू की जड़ी बूटियों के लिए प्रयास करेगा, लेकिन पुरुष मुख्य पात्र अभी भी उसे अच्छा दिखता है। वह वास्तव में उसे देखता है। यह एक व्यक्ति है। कला की शक्ति वास्तव में बहुत गलत नहीं है। बेशक पहले यह कहना है कि यह एक बार की बात है, और जेके भी ऐसा ही है। गति और जीवित रहने की प्रक्रिया एक प्रवाह है। हालांकि 9 सिर वाली मछली की सीमा बहुत व्यापक है, लेकिन केवल पीले बालों को बहुत अधिक आग की बात नहीं करनी चाहिए। उनकी शक्ति भी नजदीक 9 सिर वाली मछली के पीछे होनी चाहिए। पुरुष मुख्य पात्र की समीक्षा के बाद नीले बालों के कुछ खाने की बात है, और हर दिन लड़ाई में वह भी थोड़ा थका हुआ है। या तो आज की सलाह नहीं है, बस चलो। इस समय पीले बालों की छोटी टीम पहले से ही 9 सिर वाली मछली के साथ है। पुरुष एक बार में एक टुकड़ा तोड़ता है। हालांकि उनकी शक्ति केवल एक टुकड़ा काटने के लिए 9 सिर वाली मछली है, और उन्होंने 9 सिर वाली मछली का नाम भी बहुत सुंदर रखा। इसलिए यह अंत में एक बार अपने आप से पीले बालों से पूरा करना चाहिए। पुरुष मुख्य पात्र को इस एक बार में एक बार खींचना चाहिए। पीला बाल सुनने के बाद सीधे उठता है। घोड़ा तुरंत खड़ा हो जाता है और परिणाम भी जानने के लिए पीला बाल सीधे 9 सिर वाली मछली को मारता है। कला की शक्ति वास्तव में कोई शब्द नहीं है। क्या जादुई रूप से यह पीला बाल सबसे शक्तिशाली स्थान है? बात करने के लिए भी बाहर निकलना और जेके के पहले की खपत। इस समय 9 सिर वाली मछली की शक्ति पहले ही नीचे गिर चुकी है। अब केवल जादुई रूप से लाभ उठाने के लिए 9 सिर वाली मछली की ध्यान यह एमिया को जादू से मदद करने के लिए मजबूर करता है। बस पीले बालों के हमले से नुकसान हो सकता है। केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह श्रृंखला जारी रहे। दूर रहना एक समय की समस्या है, और सोने में भी कोई उच्चतम 2 मिनट नहीं है। एक काले सांप ने अचानक अमिया पर हमला किया। नौसिखिया सांप धीरे धीरे बढ़ रहा है। अमिया केवल बड़ी ताकत से ही बच सकती है। एक सेकंड में सभी लोग डरावनी हवा से बाहर निकल गए। चाकू से हमला करने वाले ने बड़ी बात समझी। केवल राक्षस ही मानवों को डराने की शक्ति रखता है। और तभी उसने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया। गंदगी अचानक एक बड़ी मात्रा में काली धुआं छोड़ने लगी। जादू की उत्पत्ति। आमतौर पर केवल गहरे स्थानों पर ही भूत दिखाई देते हैं। इस समय सांप ने इन चीजों को अवशोषित कर लिया। केवल क्षणिक झटके से ही नुकसान होता है। शरीर के सभी गुणों को एक बड़े पैमाने पर मजबूत किया गया। चाकू से हमला करने वाले ने पहले पीछे हटने का सुझाव दिया। पीला बाल फिर भी नहीं गिरता। शुरुआत में आसानी से कमजोर किया गया। उसने कहा कि वह केवल एक बार फिर से वापस लौटना चाहता है। वास्तव में उसका टूटना सांप के बाहरी झटके से है। जैसे कि अब सांप के खिलाफ
उसके पास अब कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं है और वह इस महत्वपूर्ण क्षण में है। पुरुष अचानक एक झटका देकर सामने आया। एक साथ लोगों ने एक पकड़ बनाई। अचानक सांप पीछे हट गया। एक ही समय में दूसरी तरफ का पीला बाल ठीक हो रहा है। जादू का उपयोग करने से जादू में प्रतिरोध होता है, इसलिए सामान्य उपचार जादू बहुत मुश्किल है और यह पुरुष के लिए कोई समस्या नहीं है। केवल उसे नहीं पता कि यह क्या उपचार है। यह पीला बाल को झटका दे रहा है। वह नहीं समझता कि यह पुरुष क्या कर रहा है। यह एक सामान्य जादू है। क्या कोई अच्छा बड़ा डरावना है? आमतौर पर यह पुरुष इस तरह से उपचार करता है और देखकर पुरुष का जादू प्रभावी होता है, इसलिए यह पुरुष को जादू से जोड़ता है। पीला बाल अब स्थिर नहीं है। जादू का यह प्रकार कहने में कठिन है, यहाँ तक कि वह सुनने में भी नहीं आता। इस समय चाकू से हमला करने वाला अचानक प्रकट होता है। सांप जैसे ही नाम के लिए पुरुष के साथ संघर्ष कर रहा है। भाषा का पीला बाल भी लड़ाई में शामिल होना चाहता है और पुरुष भी जानता है कि यह बेकार है। यह केवल पीला बाल को खतरे का पहला समय छोड़ने देता है। एक साथ लोगों ने एक पकड़ बनाई और फिर देखा कि चाकू से हमला करने वाला एक झटका दे सकता है। पीला बाल बहुत समझ नहीं पाता कि यह क्या है, इसलिए यह पीला बाल को बताता है। चाकू से हमला करने वाले ने जो कहा वह जादू में है। शक्ति स्वाभाविक रूप से उसकी शक्ति से तुलना नहीं की जा सकती। इस समय पीला बाल ने एक झटका दिया। नतीजतन यह एक तिरछा है। इसके विपरीत सांप ने हमला किया। लोगों ने देखा कि यह सांप जानबूझकर है। यह केवल पीला बाल को मानव के गुण के रूप में मानता है। सांप ने पुरुष के साथ एक संघर्ष किया। केवल एक बार फिर से बदलने वाले राक्षस। न केवल लड़ाई से ताकत मिलती है, यह बुद्धिमान पक्ष भी बढ़ाएगा। पुरुष के पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन बहुत दुखद है, स्वयं भी स्थिर नहीं रह सकता। यहाँ कोई संदेह नहीं है कि यह लड़ाई का मैदान है। नहीं, यह अच्छा नहीं है। पुरुष भी इसलिए ताकत के भीतर सोने की शक्ति को फिर से जागृत करता है। जब पुरुष ठीक हो जाता है, वह पूरी तरह से नहीं जानता कि क्या हुआ। पीला बाल बहुत सक्रिय है क्योंकि वह अनियंत्रित है। सांप ने चाकू से हमला करने वाले को पहले 3 लोगों में गिरा दिया। नए शामिल 2 लोग कुछ नहीं कर सकते और पीला बाल पुरुष का छोटा साथी और अधिक नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अमिया भी और अधिक नहीं कह सकती। एक बार भी कोई योगदान नहीं है, इसलिए पीला बाल को चाकू से हमला करने वाले को गिरा दिया। अमिया लंबी हो गई है। कुछ बदलावों को इस प्रकार की पसंद है। यह एक झटका पीला बाल को बहुत गुस्सा करता है। अमिया संघ पर प्रतिबंधित संकट में है, इसलिए वह सभी को व्यस्त रखना चाहती है। पीला बाल को संघ में नामित किया गया है, यहाँ तक कि मैदान में कोई नहीं है और चाकू से हमला करने वाला भी गिनती में है 2 लोगों को पकड़ने के लिए, क्योंकि नकाबपोश आदमी शाही राजधानी के साहसी संघ का सीधा साहसी है। उसके पास अन्य साहसी लोगों को बर्खास्त करने का अधिकार है। जल्द ही उस कुत्ते आदमी और औरत को काबू करके वापस ले जाया गया। हाल ही में इस शहर में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और इसका कारण साहसी लोगों में ही प्रतीत होता है, इसलिए उसे स्थिति की जांच करने के लिए भेजा गया था और वह इस कुत्ते आदमी और औरत से मिला। आखिरकार यह मानव तस्करी का अपराध है, इसलिए उन्हें न केवल साहसी के रूप में अयोग्य ठहराया जाएगा, बल्कि उन्हें मृत्यु तक कठोर श्रम की सजा भी दी जाएगी। हालांकि नायक, यह मरियल संत, चाहता था कि नकाबपोश आदमी उन्हें तुरंत रिहा कर दे। आखिरकार वे भी शुरू में उत्कृष्ट साहसी बनना चाहते थे, बस बाद में वे पैसे और प्रसिद्धि के भूखे हो गए। इसलिए नायक चाहता था कि उन्हें तुरंत एक और मौका दिया जाए। यह एक बहुत ही अनुचित कारण है। अंत में उसे बस उन्हें इस छोटे से शहर से बाहर निकालने के लिए कहा गया। आखिरकार उन्हें बर्खास्त करने से भी वे खुद को नहीं बदल पाएंगे। इसके बजाय संघ की निगरानी में साहसी बने रहना शायद बेहतर होगा। बाद में सुनहरे बालों वाले को भी आखिरकार पता चला कि उसकी असली मंशा यहाँ साहसी शाखा की निगरानी करना था, क्योंकि शाही राजधानी संघ का मानना था कि इस शहर में हाल ही में बदलाव आया है। संभवतः शाखा का प्रभारी व्यक्ति गड़बड़ी कर रहा है, इसलिए वह चाहता था कि सुनहरे बालों वाला उसकी मदद करे। सुनहरे बालों वाले ने मना नहीं किया, लेकिन एक शर्त थी, वह यह कि अमिया भी उनकी टीम में शामिल हो। आखिरकार वह अमिया को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इस पर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। आखिरकार उसके लिए एक और साथी होने में कोई बुराई नहीं थी, बस उसे और अधिक लोगों की निगरानी करनी थी। जब से उसने नायक को हाइड्रा को एक पल में मारते देखा था, वह जानता था कि वह नायक को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगली सुबह सुनहरे बालों वाले ने नायक को बताया कि उसने और अमिया ने एक टीम बनाई है। इस पर नायक और नीले बालों वाले दोनों अमिया के लिए खुश थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस ग्रीन टी के साथ कोई टीम बनाना चाहेगा। बाद में नायक ने आज भूल भुलैया पर हमला न करने का फैसला किया, क्योंकि कल बहुत कुछ हुआ था जिसके कारण हाइड्रा का जादू पत्थर अभी तक बेचा नहीं गया था। इसके अलावा वह नीले बालों वाले को कुछ कार्य सौंपना चाहता था। आखिरकार
एक अच्छा साहसी बनने के लिए उसे कुछ कार्य करने और कुछ अनुभव प्राप्त करने होंगे। नायक को अपने बारे में इतना सोचते हुए देखकर नीले बालों वाला थोड़ा भावुक हो गया। जब तक नायक ने उसके असामान्य व्यवहार को नहीं देखा, तभी उसे होश आया तो वह लाल चेहरे के साथ नायक को जल्दी जाने के लिए कहने लगा। लेकिन जैसे ही वे दोनों संग पहुँचे, उन्होंने पाया कि यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब था। बारीक बातचीत के माध्यम से नायक को पता चला कि हाइड्रा को मारने की खबर फैल गई थी। बाद में उसने जादू पत्थर को फ्रंट डेस्क पर लड़की को वापस करने के लिए दिया। फ्रंट डेस्क पर लड़की के भ्रमित चेहरे को देखकर नायक ने सोचा कि उत्परिवर्तित जादू पत्थर की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। इस तरह के उत्परिवर्तित जादू पत्थर की कीमत कम से कम 10 गुना अधिक होगी। आखिरकार दुर्लभ चीजें महंगी होती हैं, और जब उत्परिवर्तन की बात आती है, नायक भी थोड़ा चिंतित था, क्योंकि राक्षसों को उत्परिवर्तित होने के लिए बड़ी मात्रा में जादू की शक्ति का उपभोग करना पड़ता है। यह स्थिति आमतौर पर केवल भूल भुलैया की गहराई में होती है। हालांकि इस बार उत्परिवर्तन भूल भुलैया के बाहर हुआ। इसके अलावा पहले एक साथी भूल भुलैया के ऊपरी स्तर पर दिखाई दिया था, इसलिए नायक को संदेह था कि भूल भुलैया के अंदर कुछ हुआ होगा। हालांकि सिद्धांत रूप में इस स्थिति की जांच के लिए एक साहसी टीम को भेजा जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही फ्रंट डेस्क पर लड़की समझाने वाली थी, संघ का प्रभारी व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ और नायक को सीधे बात करने के लिए कहा। लेकिन जब नायक ने पूरी बात बताई, प्रभारी व्यक्ति काले बालों वाले ने कहा कि संघ ऐसी छोटी समस्याओं से नहीं निपटेगा। नायक अभी भी बहस करना चाहता था। भले ही वे किसी को जांच के लिए न भेजें, कम से कम एक चेतावनी जारी कर सकते हैं, लेकिन काले बालों वाले ने उपहास किया। नायक को बताया कि अगर वह डरता है तो वह इस शहर को छोड़ दे। इससे नीले बालों वाला बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन फ्रंट डेस्क पर लड़की ने कहा कि दूसरा पक्ष ऐसा ही व्यक्ति है, और चुपके से उन दोनों को एक रहस्य बताया। वह यह कि यहाँ की शाखा का गिल्ड मास्टर पहले से ही बहुत बूढ़ा है और आमतौर पर केवल कार्यालय में ही जीवित रहता है, इसलिए अब शाखा का प्रभारी व्यक्ति काले बालों वाला बन गया है। हालांकि वह काम में बहुत सक्षम है, लेकिन वह अपने अधीनस्थों से भी बहुत अधिक मांग करता है। भले ही यह एक छोटी सी गलती हो, वह चिल्लाएगा, इसलिए यहाँ के सभी कर्मचारी उससे नफरत करते हैं। जब बातचीत खत्म हुई, शिरो को भी आज का मकसद याद आया, तो फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला ने अनुरोध निकाला। कुछ अजीबोगरीब अनुरोध भी थे, जैसे कोई भूल भुलैया में मछली पकड़ना चाहता था और उसे सुरक्षा के लिए किसी की तलाश थी। गिनी यह देखकर हैरान रह गई, ऐसे मूर्खतापूर्ण काम कैसे हो सकते हैं। लेकिन फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला ने कहा कि सामग्री कुछ भी हो, जो पैसे देता है वही मालिक होता है। यह कहकर उसने गिनी को एक थप्पड़ भी मारा। बाद में दोनों को एक राक्षस को मारने का अनुरोध मिला, लेकिन फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला ने उन्हें इसे स्वीकार न करने की सलाह दी, क्योंकि फीनिक्स एक उड़ने वाला राक्षस है। शिरो और गिनी अकेले इसे पूरा नहीं कर सकते। आखिरकार दोनों में से कोई भी दूर से हमला नहीं कर सकता। अगर वे वास्तव में इस अनुरोध को स्वीकार करना चाहते हैं, तो टीम में एक योद्धा और एक जादूगर होना चाहिए, और एक हीलर भी होना चाहिए जो बड़े क्षेत्र में उपचार कर सके। यह बात जेक को बताने के बाद तीनों ने एक साथ टीम बनाने की इच्छा व्यक्त की। आखिरकार जेक का उद्देश्य शिरो पर नजर रखना था। अब जब उसे शिरो के करीब आने का मौका मिल रहा था, तो वह मना क्यों करता। बाद में जेक ने गिल्ड में आवेदन पत्र जमा किया। बाकी लोग कुछ आवश्यक उपकरण और सामान खरीदने गए। तभी गिनी पर अचानक पीछे से हमला हुआ। वह तुरंत मुड़ी और मुक्का मारा, लेकिन हमलावर आसानी से बच निकला। जब उसने हमलावर को देखा, तो गिनी ने पाया कि वह उसके पिता का दोस्त लालूमा था। एक परिचित को देखकर स्वाभाविक रूप से कुछ मजाक से बचा नहीं जा सकता था। इस प्रथम श्रेणी के महान जादूगर साहसी के लिए ज्वाला देव यहाँ क्यों आया था? गिनी ने अनुमान लगाया कि उसके पिता ने उसे बुलाया होगा। आखिरकार उसकी इकलौती बेटी अचानक घर छोड़कर चली गई थी। एक पिता के रूप में वह स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित होगा। इस समय शिरो खरीदारी करके वापस आया, लेकिन लालूमा को देखते ही शिरो भी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि उसका गुरु यहाँ क्यों है। यह सुनकर गिनी भी बहुत हैरान हुई। बाद में तीनों ने खाने के लिए एक जगह ढूंढी। शिरो ने आह भरी कि यह दुनिया कितनी छोटी है, लेकिन अगले ही पल लालूमा ने शिरो को थोड़ा दूर जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे गिनी से कुछ निजी बात करनी थी। लेकिन शिरो ने दृढ़ता से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसका गुरु गिनी को जबरदस्ती वापस ले जाएगा। यह सुनकर लालूमा भी देखना चाहता था कि क्या शिरो उसे रोक सकता है। फिर उसने एक कांटा से एक छोटी सी आग का गोला बनाया और उसे फेंक दिया, और शिरो बस अपना सिर झुकाकर बच निकला। शिरो को आग के गोले से आसानी से बचते हुए देखकर लालूमा ने उसे रुकने की अनुमति दी। इस समय गिनी ने कहा कि वह घर छोड़कर नहीं गई थी, बस वह इतनी जल्दी में चली गई कि समझा नहीं पाई, और उसने एक पत्र भी छोड़ा था। यह सुनकर शिरो भी उत्सुक था कि पत्र में क्या लिखा था। कृपया चिंता न करें, मैं बाहर चला गया हूँ। अरे वाह! यह देखकर कौन सा पिता अपनी बेटी पर किसी के साथ भागने का शक नहीं करेगा। फिर लालूमा ने गिनी से पूछा कि वह अचानक क्यों चली गई। इस सवाल से गिनी शर्मिंदा हो गई। उसे समझ नहीं आया कि कैसे जवाब दे। दरअसल शिरो द्वारा बचाए जाने के बाद से उसने शिरो पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजा था। बाद में उसे पता चला कि शिरो को टीम से निकाल दिया गया था, तो उसे लगा कि यह शिरो को जीतने का एक अच्छा मौका है, तो उसने बिना कुछ कहे घर से भाग गई। लेकिन ऐसी बात कैसे कही जा सकती है? आखिरकार शिरो वहीं था, और शिरो, जिसे सच्चाई नहीं पता थी, को लगा कि उसे पहले घर जाना चाहिए। आखिरकार
एक साहसी बनने के लिए माता पिता की अनुमति लेनी पड़ती है। इससे गिनी को लगा कि शिरो उसे भगा रहा है। आखिरकार अगर उसके पिता सहमत नहीं होते तो वह फिर कभी शिरो के पास नहीं आ पाती। इस समय लालुमा ने गिनी को बताया कि उसके पिता उसके साहसी बनने के खिलाफ नहीं थे, बस उसके अचानक चले जाने से वे बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उसे देखने के लिए भेजा था। अगर यहाँ बहुत खतरनाक होता तो वह उसे वापस ले जाता। फिर लालुमा ने एक बहाना बनाया और शिरो को दूर भेज दिया क्योंकि उसने गिनी की बेचैनी को भांप लिया था। दरअसल शिरो बहुत उत्कृष्ट था, वह किसी भी समस्या को आसानी से हल कर सकता था और वह मूल रूप से शिरो को बचाने आई थी, लेकिन अब वह खुद एक बोझ बन गई थी। यह सोचकर गिनी गुस्से से भर गई, लेकिन लालुमा ऐसा नहीं मानती थी क्योंकि उसका शिष्य पहले कभी उससे बहस नहीं करता था, लेकिन आज उसने नीले बालों वाली लड़की के लिए खुद को बदल दिया और इसी वजह से लालुमा ने देखा कि नायक वास्तव में नीले बालों वाली लड़की की बहुत परवाह करता है। नीले बालों वाली लड़की को भी आखिरकार राहत मिली। इसके बाद जब नीले बालों वाली लड़की और नायक चले गए, लालुमा ने पहले तो आह भरी कि वह कितनी फालतू बातों में पड़ गई और फिर उसने अपने असली काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी बीच दूसरी तरफ नायक और उसकी टीम एक बार फिर भूल भुलैया में आ गए। वे एक टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करके गहराई में पहुंच गए। नीले बालों वाली लड़की को लगा कि वह अंदर आते ही फीनिक्स को देखेगी, लेकिन नायक ने उसे बताया फीनिक्स भी छोटे और बड़े होते हैं और यह जगह बहुत छोटी है, वह अंदर नहीं उड़ सकता। कुछ देर और आगे बढ़ने के बाद वे एक बहुत बड़े खुले स्थान पर पहुंचे। मिशन के विवरण के अनुसार यहाँ एक छोटा रास्ता है जो भूल भुलैया की गहराई तक जाता है, लेकिन क्योंकि फीनिक्स यहाँ रहता है कोई भी जीवित व्यक्ति गहराई तक नहीं जा पाया है। और गिल्ड ने फीनिक्स को हराने के लिए इनाम क्यों रखा है? यह निश्चित रूप से इसलिए है ताकि इस जगह में मौजूद कुलीन खजाने और कलाकृतियों को नियंत्रित किया जा सके। इस समय नायक ने पास में उच्च तापमान से जलने के निशान देखे, इसलिए वह अनुमान लगा सकता था कि फीनिक्स का घोंसला पास में ही है और फीनिक्स एक बहुत शक्तिशाली राक्षस है जो इस क्षेत्र का स्वामी है। उन्हें उसे सक्रिय रूप से खोजने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब वह घुसपैठियों का पता लगा लेता है तो वह खुद ही आ जाएगा। इसी बीच ज्वाला देवता लालुमा गिल्ड में प्रकट हुई। रिसेप्शनिस्ट लड़की ने तुरंत पहचान लिया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसने तुरंत विनम्रता पूर्वक उसका स्वागत किया। आखिरकार वह साहसी लोगों पर निर्भर करती है, तो वे साहसी लोग, क्या उनमें क्षमता है वह एक नजर में देख सकती है। और लालुमा, हालांकि वह कपड़े खरीदने में असमर्थ लगती है, लेकिन उसके पास जो कपड़े हैं वे बहुत उच्च गुणवत्ता वाले हैं। उसके शरीर पर गहने साधारण लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे सभी महंगे जादुई उपकरण हैं। इसलिए रिसेप्शनिस्ट लड़की ने अनुमान लगाया कि वह निश्चित रूप से एक शीर्ष श्रेणी का साहसी है। हालांकि जैसे ही लालुमा ने मुंह खोला, उसने यहाँ के शाखा गिल्ड मास्टर से मिलने की मांग की और उसका उद्देश्य उसे मारना था। रिसेप्शनिस्ट लड़की यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कहा कि वह शाखा गिल्ड मास्टर को मारना चाहती है तो वह उसे उससे कैसे मिलने दे सकती है। यह देखकर लालुमा भी बहुत असहाय थी। चूंकि वह सुन नहीं रही है तो उसे बल प्रयोग करने के लिए दोष न दें। यह देखकर कि वह गंभीर होने वाली है, रिसेप्शनिस्ट लड़की तुरंत भाग गई। आखिरकार 2500 की मासिक वेतन वाली नौकरी बेवकूफी से अपनी जान देने लायक नहीं है। हालांकि सौभाग्य से काली बिल्ली समय पर दिखाई दी और लालुमा को रोक दिया क्योंकि उसने एक नजर में पहचान लिया था कि वह ज्वाला देवता है। एक बार जब वह अपनी असली शक्ति का उपयोग करती है तो गिल्ड पल भर में राख हो जाएगा। यह देखकर लालुमा भी बहुत खुश थी। आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति आया जो समझदार था। दूसरी तरफ फीनिक्स हमेशा आसमान में मंडराता रहता था, चाहे वह नायक हो या नीली बिल्ली। उनके हमले उसे नहीं मार सकते थे। इस समय उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने पहले से धनुष और तीर नहीं खरीदे थे। हालांकि क्योंकि दूरी बहुत अधिक थी वे हमला नहीं कर सकते थे। नीली बिल्ली को लगा कि दुश्मन और वे दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फीनिक्स ने सीधे आग के गोले उगलकर उसे गलत साबित कर दिया। दरअसल फिनिक्स अपने पंजों से हमला करने के अलावा या अपने आग से ढके शरीर से दुश्मनों को टक्कर मारने के अलावा सबसे मुश्किल हमला आग के गोले का हमला है। दूसरी तरफ काली बिल्ली ने कभी नहीं सोचा था कि लालुमा भी नायक की तरह है जो भूल भुलैया में संभावित असामान्य अनुष्ठानों के कारण आया था। इस पर उसका जवाब अभी भी वही था, अगर वह डरता है तो उसे इस शहर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन लालुमा नायक से अलग थी। हालांकि वह लंबे समय से यहाँ नहीं आई थी, लेकिन उसने देखा कि शहर में बहुत सारे बदमाश घूम रहे हैं और हर जगह रहस्यमय सफेद टावर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उसे संदेह था कि गिल्ड कुछ साजिश रच रहा है। इस पर काली बिल्ली अभी भी अनजान होने का नाटक कर रही थी और कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन लालुमा नायक की तरह आसानी से मूर्ख नहीं बनाई जा सकती थी। आखिरकार भूल भुलैया शहर के लिए साहसी गिल्ड एक ऐसा संगठन है जिसके पास पूर्ण शक्ति है। एक बार जब कोई शाखा गिल्ड मास्टर बन जाता है, बस इसी शहर के आसपास की मिट्टी का देवता, जैसे कि अब इतना अजीबोगरीब मामला सामने आया है, फिर भी वे यह कहने में सक्षम हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता इस काले बिल्ली के पुराने रखरखाव की स्थिति। अगर लाला को डरावनी बातें कहने से रोक दिया जाए, लाला को बहुत स्पष्ट होना चाहिए यह तो संघ द्वारा किए गए किसी भी तरह के गणित का मामला है। न केवल जानबूझकर बड़ी संख्या में लोग जोखिम लेने वाले हैं, फिर सामान्य साहसी बाहर निकल जाएंगे। इसलिए वे अनुमान लगाते हैं कि क्या बड़ा मामला उत्पन्न होगा। उन्हें बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता है। सबसे अच्छा तो यह है कि कुछ भी हो
कोई भी सवाल नहीं करेगा और वह केवल सोच सकता है कि वह भूल भुलैया में भाग गया। इस समय भूल भुलैया में कुछ लोग सही एकत्रित हो रहे हैं। इस समय न केवल उच्च तापमान लोगों को सहन नहीं करवा सकता, गैस भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, इसलिए फिर से नीचे खींचना, वे केवल पीछे हटने के लिए मजबूर होंगे। इस पुरुष मुख्य को भी देखना चाहिए। अमर बाघ इस पर निर्भर करता है कि वे उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। उनके पास 5 लोग हैं। अमर बाघ निश्चित रूप से समझता है कि युद्ध शुरू करने की बात है, खुद भी पूरी तरह से पीछे हटने में असमर्थ। बस ऐसा ही जिग्गी को यह भी मानना चाहिए कि वे केवल युद्ध जारी रख सकते हैं। जैसे ही वे अमिया के साथ सवाल करते हैं, वे जल जादू के बाद नहीं हो सकते। जिग्गी को जल जादू का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। केवल इतना ही करना होगा कि जल जादू के ऊपर आग लगाना, तो वे अमर बाघ की ऊंचाई को कम कर सकते हैं। इस समय वह केवल जादू से उसे मार सकता है। बेशक वह भी जानता है कि जल जादू की आवश्यकता होती है और इस समय अमिया में कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन जिग्गी को यह भी करना चाहिए कि वह डर नहीं। वह प्रमाणित करता है कि अमर बाघ नहीं होगा। जिग्गी वास्तव में हाथ में नहीं है। बड़ी मेहनत से पुरुष मुख्य नीले बाल और जिग्गी की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। अमिया के निर्माण के समय फिर भी जिग्गी सफलतापूर्वक अमर बाघ को नहीं बना सकता, लेकिन पुरुष मुख्य बहुत स्पष्ट है कि यह भी पर्याप्त नहीं है। नहीं तो उनकी नजर में पहले से ही अमर बाघ का बड़ा नुकसान है, इसलिए यह केवल समय की बात है। और इसी समय संघ के भीतर काले बाल ने जिग्गी की कल्पना की। जिग्गी ने इस तरह की बातों के बारे में क्या कहा, इस जिग्गी के लिए भी बहुत समान है, लेकिन इसे सबसे नजदीकी शहर के आसपास की हर तरह की असामान्य स्थिति के रूप में देखना चाहिए। यह एकदम सही कहा जा सकता है और इनमें से सबसे ज्यादा लोग ध्यान में रखते हैं कि यह जादुई जीव बदल गया है। यहाँ तक कि काले बाल भी कितने बेवकूफ हैं। यह निश्चित रूप से महसूस नहीं किया जा सकता है कि शहर और भूल भुलैया के चारों ओर बड़ी मात्रा में जादू है। और ऐसा ही अभी अभी गंभीर नुकसान के बाद अमर बाघ अचानक बदल गया। लोग भी लाखों में नहीं सोचते। भविष्य में मिलने वाले जादुई जीवों ने उन्हें फिर से 2 बार मिला। यह एक बार फिर अमिया की मानसिकता को नष्ट कर देता है, क्योंकि खुद को हमेशा बदलते हुए जादुई जीवों का सामना करना पड़ता है। क्या खुद को यहाँ मरना चाहिए? एक मजबूत एक तरफ का सोने का बाल भी बहुत जल्दी, अगर यह लगातार अमिया को डराने के लिए है। डर फिर से 9 सिर वाले सांप की तरह अमर बाघ को और मजबूत बना देता है। आप अमिया को खुद को जीतने के डर से नहीं सोच सकते। यह हमेशा अमर बाघ को बड़ा नहीं बनाता। बस इस समय सोने का बाल नहीं जानता कि इसे कैसे किया जाए। अमर बाघ सीधे एक आग के गोले को अमिया की ओर फेंकता है। बस इस 1000 सेना में एक आग का गोला, जिग्गी और समय का आग का गोला। जिग्गी प्रमाणित करता है कि अमर बाघ को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यह सुनकर अमिया अंततः साहसिकता से खड़ा हो गया। नहीं तो उसे अभी भी सभी को मदद करने की आवश्यकता है। इस समय दूसरी तरफ का रास्ता संग से खुल गया। जिग्गी काले बिल्ली को सीधे रखता है, इसलिए उसे केवल खुद को जांचना चाहिए। वह जल्दी से सफेद प्लेटफॉर्म के सामने पहुंच गया। जादू ने एक बार फिर एक श्रृंखला का परीक्षण किया। फिर भी आंखें सफेद प्लेटफॉर्म पर क्या हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये पूर्वी पश्चिमी स्थिति नहीं है। और इसी समय दूसरी तरफ का नीले बाल एक झटका में अमर बाघ के शरीर को मारते हैं, लेकिन अमर बाघ को एक भी बाघ नहीं चाहिए। इसके विपरीत यह अपने हाथ की कमी के कारण जलने वाला होता है। नहीं तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इस हाथ के सेट की गुणवत्ता वास्तव में अच्छी है। आंखें अमर बाघ को फिर से नीचे धकेलती हैं। पुरुष मुख्य संघ के सामने नीले बालों के लिए हमला करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि हाथ में हथियार का मुकाबला केवल प्रतिकूलता का सामना करता है। दूसरी ओर शिरो अमिया को ठीक करने के लिए हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। हालांकि यह सफल रहा, लेकिन फीनिक्स के गिरने की ऊंचाई पर्याप्त नहीं थी। जैसे ही अमिया थोड़ी निराश हुई, गिनी फिर से सामने आई। अपनी फुर्तीली चालों से गिनी सीधे फीनिक्स के सिर पर कूद गई और फिर एक लात से फीनिक्स को आसमान से नीचे गिरा दिया। और नायक ने इस अवसर का लाभ उठाया और एक ही वार में फीनिक्स को मार डाला। इस तरह सभी ने सफलतापूर्वक मिशन पूरा कर लिया और अमिया इस मिशन की सबसे बड़ी नायिका होने के नाते सभी से खूब प्रशंसा मिली। लेकिन दुख की बात यह है कि नायक ने इस बार उस रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए जेक की नायक पर नजर अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद जब वे सराय में लौटे, लालुमा नायक का बहुत देर से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने कुछ पैसे दिए थे। और फ्रंट डेस्क की लड़की से पता चला कि नायक फीनिक्स को मारने गया था और उनके चेहरे देखकर पता चल रहा था कि वे सफल रहे। तो जश्न मनाने के लिए उन्हें खाने पर बुलाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? इसके बाद खाने पीने के बाद नशे में धुत लालुमा ने अचानक गिनी की असली पहचान बता दी। वह वास्तव में एना रेस्ट्रिया के ड्यूक की बेटी थी। यह सुनकर सभी चौंक गए और नायक को भी कुछ साल पहले बचाई गई छोटी लड़की याद आ गई, जो जागीरदार परिवार से भी थी। अगले दिन सुबह सुबह नायक और गिनी इनाम लेने के लिए गिल्ड गए।
लेकिन पैसों का पतला थैला देखकर गिनी तुरंत गुस्सा हो गई। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने फीनिक्स को मारा था और वह भी एक उत्परिवर्तित फीनिक्स, तो उन्हें 9 सिर वाले हाइड्रा से भी कम पैसे क्यों मिले। यह सुनकर फ्रंट डेस्क की लड़की बस मुस्कुराई और गिनी से कहा कि वह उत्तेजित न हो और पहले थैला खोलकर देखे। जैसे ही गिनी ने थैला खोला, चमकदार सोने की रोशनी उसकी आंखों में आ गई। फिर फ्रंट डेस्क की लड़की ने गिनी को बताया कि उसने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत और संपर्क लगाए थे। आखिरकार अगर चांदी और तांबे के सिक्कों में भुगतान किया जाता तो वे दोनों इसे उठा भी नहीं पाते। यह देखकर नायक ने गिनी से पैसे रखने को कहा और फ्रंट डेस्क की लड़की को कुछ चांदी के सिक्के इनाम में दिए और फिर सीधे वहां से चले गए। और इस ठंडे रवैये ने फ्रंट डेस्क की लड़की को थोड़ा अजीब महसूस कराया। फिर दोनों सड़क किनारे दोपहर का भोजन करने गए। इस समय गिनी ने नायक के साथ बाहर रहने का प्रस्ताव रखा। आखिरकार फ्रंट डेस्क की लड़की ने पहले भी कहा था कि एक स्वतंत्र निवास किराए पर लेना अधिक किफायती होगा। उनके वर्तमान वित्तीय संसाधनों को तो छोड़ ही दें, वे एक घर भी खरीद सकते थे। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन नायक को लगा कि गिनी को होटल से कोई शिकायत है। हालांकि उसे कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए गिनी को लगा कि बहुत सारे लोग बहुत शोर करते हैं और वह नायक के साथ शांत जगह पर अंतरंग बातचीत करना चाहती थी, जैसे कि एक शांत और आरामदायक कमरे में। एक नौसिखिया होने के नाते वह नायक के साथ कुछ परेशानियों पर चर्चा कर सकती थी और नायक धैर्यपूर्वक उसके सवालों का जवाब देगा और फिर जब माहौल सही हो जाएगा तो दोनों के बीच अनियंत्रित जुनून पैदा हो जाएगा। हालांकि नायक को लगा कि अभी बहुत जल्दी है। आखिरकार पैसे जैसी चीजों को आपात स्थिति के लिए बचाना सबसे अच्छा है और जेक और अन्य भी थे। उन्हें फीनिक्स को हराने के लिए अस्थायी रूप से मदद के लिए बुलाया गया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मिशन के बाद जेक ने दोनों को एक औपचारिक टीम बनाने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि उन्होंने अभी तक औपचारिक रूप से जवाब नहीं दिया था, लेकिन अगर वे वास्तव में एक टीम बनाते हैं तो घर किराए पर लेना या खरीदना अब केवल उन दोनों का मामला नहीं होगा। यह देखकर गिनी ने नायक से पूछा कि क्या वह टीम बनाने के लिए सहमत होगा। अगर युद्ध शक्ति की बात करें तो वह पूरी तरह से स्वागत योग्य है, खासकर जेक की ताकत निस्संदेह है। आखिरकार अगर वे भविष्य में भूल भुलैया में गहराई तक जाना चाहते हैं तो जेक के साथ टीम बनाना सबसे अच्छा विकल्प है। हालांकि गिनी केवल नायक के साथ 2 लोगों की दुनिया में रहना चाहती थी। भूल भुलैया में जाना उसके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था। यह देखकर कि उसकी छोटी सी चाल लगभग नायक द्वारा पकड़ी गई थी, गिनी को लाचार होकर यह कहना पड़ा कि वह नायक के किसी भी फैसले से सहमत है। तो एक साधारण जश्न के बाद लड़कियां पहले आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट गईं। हालांकि जाने से पहले शिरो ने जेक को विशेष रूप से याद दिलाया, भविष्य के लिए उसे नायक के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने याद रखना चाहिए। रात में नीले बालों वाली गिन्नी ने कुछ मामलों पर सलाह लेने के लिए सुनहरे बालों वाली लालुमा से मुलाकात की। उसने कबूल किया कि वह नायक के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसे मना कर दिया गया। क्या नायक उसे नापसंद करता है? हालांकि लालुमा के अनुसार नायक स्पष्ट रूप से उसे बहुत पसंद करता है। जहाँ तक मना करने के कारण की बात है, यह कहना कि नायक शर्मीला है शायद थोड़ा ज्यादा है। शायद नायक धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है। आखिरकार हर कोई पहला कदम उठाने से पहले ही मुक्केबाजी शुरू नहीं करना चाहता, है ना? लालुमा का विश्लेषण सुनने के बाद गिन्नी ने स्वाभाविक रूप से उसकी प्रशंसा की। वह वास्तव में प्रेम अनुभव से भरपूर एक अनुभवी खिलाड़ी है। आखिरकार वह हमेशा एक परिपक्व महिला की आभा बिखेरती है। वह निश्चित रूप से कई ऐसी स्थितियां जानती है जो गिन्नी नहीं जानती। हालांकि लालुमा भी चाहती है कि वह एक समुद्री डाकू रानी होती, नहीं तो उसे अभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी समय नायक को भी यही परेशानी थी, लेकिन जेकले को लगा कि अगर वह सहमत भी हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। यह सिर्फ एक ही छत के नीचे रहना है। यह सोचकर कि उसे अपने प्रशंसित व्यक्ति ने मना कर दिया है, जेक को गिन्नी के लिए अफसोस हुआ। क्या नायक गिन्नी को बहुत नापसंद करता है? नायक ने तुरंत कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिरकार जब वह भविष्य के बारे में निराश था, गिन्नी ने ही उसे एक साहसी के रूप में जारी रखने की हिम्मत दी थी। और जब उसे सुनहरे बालों वाले ने टीम से बाहर निकाल दिया था, गिन्नी ने ही सक्रिय रूप से उसके साथ टीम बनाई थी, इसलिए वह उसे कैसे नापसंद कर सकता है? क्या आप नेरीना को बहुत पसंद नहीं करते? यह है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पसंद नहीं करते, है ना? हालांकि जेक को यह नहीं पता था कि लालुमा ने भी उसे उन्हीं शब्दों से चिढ़ाया था। दरअसल वह और जेक बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे। उस समय वे दोनों एक ही छोटी टीम के सदस्य थे। क्योंकि उसकी शक्ल और कद काठी दोनों ही बहुत अच्छे थे, इसलिए उसके चाहने वाले राजधानी के चारों ओर 2.5 चक्कर लगा सकते थे। यहाँ तक कि कई लोग उसके करीब आने के लिए विशेष रूप से उनकी टीम में शामिल हुए। इस समय अमिया आखिरकार उठने के लिए खुद को रोक नहीं पाई। आखिरकार वे इतनी दिलचस्प गपशप कर रहे थे, वह अभी भी कैसे सो सकती थी। फिर कहानी पर वापस आते हैं। एक दिन जब जेक बाहर था, लालुमा को एक साधारण आदमी ने घूरना शुरू कर दिया। हालांकि जब दूसरा पक्ष जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तुम बेकार हो। सच में बाद में लालुमा ने पीछा करना जारी रखने का इरादा नहीं किया। आखिरकार दूसरे पक्ष को अभी तक कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन जेक इस तरह के रंगीन व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए
दूसरे पक्ष को टीम से बाहर निकालने के बाद वह अकेले ही गायब हो गया, केवल इसलिए कि ज़ेक को लगा कि उसने लालुमा को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वह नहीं जानता था कि उसका सामना कैसे करना है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस शहर में एक मिशन प्राप्त करने के बाद वह लालुमा से फिर से मिलेगा। और जब उसने उससे मदद मांगी, लालुमा ने न केवल मदद की पेशकश की बल्कि उसे माफ भी कर दिया। बेशक उसे यह नहीं पता था कि लालुमा उससे कभी नाराज नहीं हुई थी। वह सिर्फ ज़ेक को एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में नापसंद करती थी। वह उसके इरादों को नहीं समझता था। क्या आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं? हम शिरो। दूसरी ओर ज़ेक उत्सुक था कि अगर नायक गिन्नी को पसंद करता है तो उसने उसके साथ रहने के निमंत्रण को क्यों मना कर दिया। नायक ने कबूल किया कि जब उसने पहली बार सुना तो वह बहुत खुश था, लेकिन इससे पहले उसे एक बात की पुष्टि करनी होगी। जैसे ही उसने बात खत्म की, रिसेप्शनिस्ट लड़की उसके सामने आ गई। पता चला कि नायक द्वारा कमीशन की गई जांच रिपोर्ट के परिणाम आ गए थे। जांच रिपोर्ट के अनुसार गिन्नी वास्तव में बैरन एनालिस्टेरिया की इकलौती बेटी है। आमतौर पर गिन्नी और उसकी गुड़िया बैरनी का उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे, लेकिन उसने अचानक एक साहसी बनने की बात कही। यह सुनकर ज़ेक को बहुत सामान्य लगा। आखिरकार कुलीन वर्ग के साहसी बनने का कोई उदाहरण नहीं है। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट लड़की भी ज़ेक को एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। आपको पता होना चाहिए कि गिन्नी घर की इकलौती बेटी है। यह सोचने की भी जरूरत नहीं है कि बैरन और बैरोनेस सहमत नहीं होंगे। हालांकि जल्द ही एक घटना के कारण बैरन और बैरोनेस का रवैया बदल गया। दूसरी ओर लड़कियां भी बहुत हैरान थीं। पता चला कि गिन्नी स्वाभाविक रूप से नीले बालों वाली नहीं थी। जब वह छोटी थी तो उसके माता पिता की तरह उसके भी सुनहरे बाल थे। नायक द्वारा बचाए जाने के कुछ ही समय बाद उसके बाल रातों रात नीले हो गए, पता नहीं क्यों। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन शायद इसी वजह से नायक को तुरंत यह एहसास नहीं हुआ कि नीले बालों वाली लड़की वही छोटी लड़की है जिसे उसने बचाया था। बाद में गिनती ने भी कई जांचें की, लेकिन बालों के रंग बदलने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन उस दिन से गिनती के माता पिता ने उसके एक साहसी बनने का विरोध करना बंद कर दिया। संक्षेप में अभी यह पुष्टि की जा सकती है कि गिनती अपने माता पिता की सहमति से एक साहसी बनी थी। इस समय ज़ेक को आखिरकार सब कुछ समझ आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नायक को इस बात की चिंता होगी। दूसरी ओर लड़कियां नीले बालों वाली लड़की की बहुत प्रशंसा कर रही थीं, जो एक कुलीन परिवार से थी। अब वह अपने प्रिय व्यक्ति के लिए धन और वैभव छोड़ चुकी थी और यहाँ तक कि एक साहसी भी बन गई थी। उसके साथ भूल भुलैया में जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। यह बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक था। तो छोटी लड़कियों के आग्रह पर सुनहरे बालों वाली लड़की ज़ेक से अकेले बात करने के लिए अनिच्छा से तैयार हो गई। जब सब चले गए, सुनहरे बालों वाली लड़की ने साहसपूर्वक ज़ेक से कहा कि वह उसकी साथी बनना चाहती है। यह सुनकर ज़ेक तुरंत घबरा गया। उसने कहा कि वे अब टीम के साथी नहीं हैं। यह सुनकर सुनहरे बालों वाली लड़की भी सचमुच हार मान गई, तो उसने सीधे कहा कि उसका मतलब जीवन साथी है। इस पर ज़ेक शर्मा गया और कहा कि उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह सुनकर सुनहरे बालों वाली लड़की तुरंत भड़क गई, लेकिन फिर उसने सोचा ज़ेक की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह पहले से ही काफी अच्छा था। आखिरकार उसने निश्चित रूप से कभी ऐसी बात पर विचार नहीं किया होगा। और दरवाजे के बाहर से झांक रहे नायक ने अचानक नीले बालों वाली लड़की को बुलाया। उसने कहा कि वह कल उससे अकेले बात करना चाहता है। इसी समय दूसरी ओर एक कहानीकार बच्चों को एक प्राचीन किंवदंती सुना रहा था। यह सोती हुई सुंदरी की कहानी थी। किंवदंती है कि हर 200 साल में जागने वाले दुष्ट ड्रैगन को हराने के लिए एक बहादुर योद्धा उठ खड़ा होता था और ड्रैगन से लड़ता था। हालांकि शक्तिशाली ड्रैगन का सामना करते हुए योद्धा ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन फिर भी ड्रैगन को हरा नहीं पाया। इस समय एक रहस्यमय युवती अचानक प्रकट हुई। उसके शरीर में एक रहस्यमय शक्ति थी जो ड्रैगन को दबा सकती थी। दुर्भाग्य से ड्रैगन को दबाने के लिए युवती को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा और उसे विश्वास था कि योद्धा निश्चित रूप से फिर से उठ खड़ा होगा, तो उसने दृढ़ता से खुद को बलिदान करने का फैसला किया, दुनिया में एक संक्षिप्त शांति लाने के लिए। इसी समय दूसरी ओर साहसी लोगों के एक समूह को भूल भुलैया के सामने एक अर्धमानव का सामना करना पड़ा था। तार्किक रूप से इस स्तर के राक्षस केवल गहरे स्तरों में ही दिखाई देने चाहिए। तो अपनी जान बचाने के लिए इस समूह के कचरा साहसी लोगों ने अभी अभी आए एक साहसी को बाहर फेंक दिया। उसे चारा के रूप में इस्तेमाल करके कचरा लोग आसानी से भूल भुलैया से भाग गए। दूसरी ओर सराय के अंदर सभी लोग नायक से परेशान थे। उसने कहा था कि आज उसे नीले बालों वाली लड़की से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, लेकिन वह पूरी सुबह टालता रहा और कुछ नहीं किया। हालांकि जैसे ही नायक ने आखिरकार नीले बालों वाली लड़की से बात करने का फैसला किया, अभी अभी भूल भुलैया में छोड़े गए युवक ने अचानक प्रकट होकर दोनों को बाधित कर दिया। इलाज के बाद युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी और इसी समय सभी को मालकिन से पता चला कि युवक का नाम जिस था वह उसकी बेटी का बचपन का दोस्त था। क्योंकि वह एक भूल भुलैया अनाथ था, इसलिए मालकिन अक्सर उसकी देखभाल करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों
भूल भुलैया के अनाथ हमेशा साहसी बनने की इच्छा रखते थे, इतना कि कुछ समय पहले वह खुशखबरी सुनाने आया था कि वह एक टीम में शामिल हो गया है। यह सुनकर नायक तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था, तो उसने नीले बालों वाली लड़की से माफी मांगी और कहा कि वे बाद में उस विषय पर बात करेंगे। फिर वह अकेले साहसी गिल्ड चला गया और जैसा कि नायक ने अनुमान लगाया था, युवक के साथ वही हुआ था जो उसके साथ हुआ था। लेकिन जल्द ही कचरा साहसी लोगों के इस समूह को नायक ने पकड़वा लिया। हालांकि नायक, यह महान संत, उन्हें डांटने के लिए नहीं था, वह बस चाहता था कि वे चुपचाप इस छोटे शहर से निकल जाएं। हालांकि इस मनमानी हरकत ने फ्रंट डेस्क पर मौजूद युवती को बहुत असहाय महसूस कराया। आखिरकार उसके दृष्टिकोण से गिल्ड को दरकिनार करके समस्याओं को हल करना नियमों के खिलाफ था। हालांकि साहसी लोग भी बहुत असंतुष्ट थे। क्या ऐसा नहीं था कि गिल्ड ने जानबूझकर इस मामले को अनदेखा किया था, जिससे यह इस तरह विकसित हुआ? यह सुनकर फ्रंट डेस्क पर मौजूद युवती को एक बार फिर असहाय महसूस हुआ। आखिरकार वह तो बस ऊपर के आदेशों का पालन कर रही थी। इस जवाब से नायक बहुत नाराज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गिल्ड के बड़े अधिकारी आखिर क्या सोच रहे हैं। तभी काले बालों वाला आदमी अचानक प्रकट हुआ। उसने न केवल नायक से सवाल किया कि वह क्या करना चाहता है, बल्कि उस पर साहसी लोगों के खिलाफ निजी प्रतिशोध लेने का आरोप भी लगाया। उसका यह दबंग व्यवहार उन कचरा नायकों से बिल्कुल अलग नहीं था, इसलिए उसका मानना था कि नायक को ही निर्वासित किया जाना चाहिए। यह अपमानजनक बयान सुनकर वहां मौजूद साहसी लोग तुरंत भड़क उठे। उन्होंने तो काले बालों वाले इस बेकार आदमी को पीटने की धमकी भी दे डाली। हालांकि टीम लीडर ने सभी को शांत रहने को कहा। आखिरकार काले बालों वाले को पीटने से भी समस्या हल नहीं होगी। इसके बाद नायक ने काले बालों वाले से खुद बहस की। नायक ने सीधे तौर पर गिल्ड की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। हालांकि उसे पता था कि भूल भुलैया के अनाथों का बलिदान हर जगह होता है, लेकिन अन्य शहरों के गिल्ड कम से कम ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए उपाय करते थे। यह सुनकर काले बालों वाले ने भी कोई घुमावदार बात नहीं की। उसने साफ कहा कि ऐसी स्थिति में गिल्ड के हस्तक्षेप से भी कोई फायदा नहीं होगा। सभी दिखावटी प्रयास केवल लोगों को शांत करने के तरीके थे, इसलिए उसकी नजर में ये भूल भुलैया के अनाथ मरने के लायक थे। आखिरकार उसने पहले ही कहा था कि जो लोग इस शहर को पसंद नहीं करते वे जा सकते हैं, और किसी ने भी उन्हें साहसी बनने के लिए मजबूर नहीं किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नायक को उन साहसी लोगों को भगाना नहीं चाहिए था, बल्कि उसे खुद यहाँ से चले जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही नायक ने पलटवार करने की सोची, काले बालों वाले ने पहले ही अनुमान लगा लिया कि वह बचाव दल के बारे में बात करना चाहता है। हालांकि उस समय भी किसी ने कहा होगा कि साहसी और खतरे के बीच बस एक पतली रेखा होती है। बेकार लोगों का मरना भी स्वाभाविक है। आखिरकार यह वही जागरूकता है जो एक साहसी को होनी चाहिए। संक्षेप में, बेकार लोगों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर काले बालों वाले ने अपनी बांह पर एक भयंकर निशान दिखाया। इससे नायक को आखिरकार पता चला कि वह कौन था। दरअसल काले बालों वाले का नाम बदलने से पहले नायक और वह एक साहसी टीम में एक साथ काम करते थे। उस दौरान काले बालों वाले को बहुत उपहास और अपमान सहना पड़ा था। भले ही नायक ने अच्छे इरादों से उसकी मदद की थी, लेकिन काले बालों वाले ने अपने कुत्ते जैसे आत्मसम्मान के कारण दूसरों की दया स्वीकार नहीं की। देर रात तक नायक ने काले बालों वाले को चुपचाप जगाया, जो पहरा दे रहा था लेकिन झपकी ले रहा था। दरअसल आसपास गोबलिनों ने घेर लिया था और वे इतने सारे थे कि गिने नहीं जा सकते थे। मजबूत साहसी लोगों ने भी नाटक करना बंद कर दिया। आखिरकार उन्होंने ऐसी स्थिति को रोकने के लिए ही नायक और काले बालों वाले को विशेष रूप से काम पर रखा था, और इस तरह नायक और काले बालों वाले को चारा बनाकर बाहर फेंक दिया गया, जबकि वे इस अवसर का लाभ उठाकर भाग गए। हालांकि एक तरफ घबराए हुए काले बालों वाले की तुलना में नायक काफी शांत था, क्योंकि उसने शुरू से ही अनुमान लगा लिया था कि वे कचरा नायक ऐसा करने की योजना बना रहे थे। इसलिए उन्होंने उन जैसे बेकार लोगों को इतनी ऊंची कीमत पर काम पर रखा था। लेकिन दोनों ने जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। एक अंधेरे मोड़ के बाद वे सफलतापूर्वक एक पेड़ के खोखले में छिप गए। बाहर गोबलिनों को देखकर काले बालों वाले ने खुद का मजाक उड़ाया। निश्चित रूप से वे सब बेकार थे। हालांकि अगर वे उन कचरा नायकों को जीवित भागने दे सकें तो वे भी एक सफल बेकार व्यक्ति माने जाएंगे। लेकिन नायक को लगा कि वे लोग भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग जानते थे कि जब गोबलिन समूह में शिकार करते हैं तो उनमें बड़ी संख्या वाले समूहों पर हमला करने की आदत होती है। इसलिए अगर वे बिना पता चले छिपे रह सकते हैं तो गोबलिन निश्चित रूप से उन लोगों को ढूंढ लेंगे। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने यह बात कही, बाहर के गोबलिनों ने सामूहिक रूप से हमला कर दिया और उन कचरा नायकों की दिशा में पीछा करना शुरू कर दिया। यह देखकर काले बालों वाले को बहुत खुशी हुई। अप्रत्याशित रूप से वे कचरा नायक पलट गए और उन्हें भागने में मदद करने के लिए चारा बन गए। तभी नायक ने अचानक देखा कि काले बालों वाले की बांह पिछली लड़ाई में घायल हो गई थी। यह देखकर नायक भागने की परवाह किए बिना काले बालों वाले के घाव का इलाज करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन काले बालों वाले ने नायक को परेशान नहीं करना चाहा, क्योंकि उसकी नजर में बेकार लोगों का मरना भी स्वाभाविक है और उसने पहले ही इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था। और नायक इतना दृढ़ इसलिए था क्योंकि उसे भी एक बार बचाया गया था। बाद में
दोनों ने घेराबंदी तोड़ दी और सफलतापूर्वक भाग गए और नायक काले बालों वाले का उद्धारकर्ता बन गया। इसके विपरीत वे साहसी लोग जो भाग गए थे, लेकिन वे सभी गोबलिन के हाथों मारे गए। उसके बाद उन दोनों का फिर कभी संपर्क नहीं हुआ, जब तक एक दिन काले बालों वाले को अचानक एक महान व्यक्ति की मदद मिली और फिर अनजाने में वह आज की स्थिति तक पहुंच गया। और जिस महान व्यक्ति की वह बात कर रहा था वह आज का शाखा गिल्ड मास्टर मिस्ट है। तो नायक के जीवन बचाने के एहसान का बदला चुकाने के लिए काले बालों वाले ने नायक को जल्द से जल्द शहर छोड़ने की सलाह दी और हाँ, अपनी नीले बालों वाली रक्षक को भी अपने साथ ले जाना न भूलें। बाद में नायक ने काले बालों वाले की चेतावनी किसी और को नहीं बताई, बस यह कहा कि उसका सौदा विफल हो गया। इस समय फ्रंट डेस्क की महिला ने उन दोनों को एक निजी बातचीत के लिए खींच लिया। पता चला कि गिल्ड के कई कर्मचारी मिस्ट और काले बालों वाले के तरीकों का विरोध करते हैं, क्योंकि मिस्ट हाल ही में नियुक्त गिल्ड मास्टर है। उसकी अवधारणाएं कई पुराने कर्मचारियों से मेल नहीं खाती। इसलिए फ्रंट डेस्क की महिला चाहती थी कि वे मदद के लिए आगे आएं, क्योंकि हाल ही में शहर में अचानक बहुत सारे राक्षस दिखाई दिए हैं और गिल्ड का काम ठीक से नहीं हो रहा है, जिससे फ्रंट डेस्क की महिला को डर है कि आम लोग भी घायल हो सकते हैं। इसलिए उसने चुपके से उनसे मदद के लिए संपर्क किया। इस पर नीले बालों वाली को थोड़ी समझ नहीं आई। आखिर पहले राक्षस शिकार के लिए गिल्ड हमेशा इनाम जारी करता था। हालांकि ऐसा है, वे इनाम भी काले बालों वाले की सहमति के बाद ही जारी किए जा सकते हैं, इसलिए परिणाम के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, इसे निश्चित रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि एक विनिमय शर्त के रूप में फ्रंट डेस्क की महिला उन साहसी लोगों की जानकारी गुप्त रूप से फैलाएगी जिनमें समस्या है, और फिर नायक और उसकी टीम उन्हें रद्द करने के लिए जिम्मेदार होगी और वह सहयोग करेगी और अनजान होने का नाटक करेगी और भूल भुलैया की असामान्य स्थिति के बारे में फ्रंट डेस्क की महिला चुपके से जाने वाले साहसी लोगों को भी याद दिलाएगी। आखिर गिल्ड में हर जगह गिल्ड मास्टर की आंखें हैं, इसलिए वह बहुत ज्यादा प्रचार नहीं कर सकती। साथ ही मुआवजे के रूप में राक्षसों को मारने से मिलने वाले जादू के पत्थर फ्रंट डेस्क की महिला उन्हें थोड़ी अधिक कीमत पर खरीदने को तैयार है। इसी समय दूसरी तरफ मिस्ट को चांसलर से एक पत्र मिला। दूसरी पार्टी ने मिस्ट से नीले बालों वाले की हर हरकत पर कड़ी नजर रखने को कहा। यह काले बालों वाले को बहुत समझ नहीं आया तथा कथित सोती हुई सुंदरी की किंवदंती, क्या यह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि एक देश का चांसलर भी हर समय इस पर ध्यान दे? इस पर गिल्ड मास्टर ने काले बालों वाले को बताया, किंवदंती में सोती हुई सुंदरी ने दुनिया में शांति लाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। यह सिर्फ एक परी कथा नहीं है, क्योंकि गिनी के नीले बाल यह चुने हुए व्यक्ति का प्रमाण है और दुनिया में एकमात्र ऐसा अस्तित्व है जो दुष्ट ड्रैगन को दबा सकता है। अगली सुबह नायक और उसकी टीम ने अभी अभी शहर छोड़ा था और रास्ते में उन्हें गोबलिन का एक बड़ा झुंड मिला। तो शहर के नागरिकों की रक्षा के लिए नायक ने गोबलिन से सीधे मुकाबला करने का फैसला किया। इस पर तुरंत सहमति व्यक्त की। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि वे पहाड़ी के पीछे से घूमकर नीचे की ओर से हमला कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही कुछ लोग पहाड़ी पार कर गए, गिनी सामने एक पलटी हुई गाड़ी देखकर चौंक गई। सामने लगभग 10 साल से बिना किसी क्षति के इस गाड़ी को देखकर नायक को भी एहसास हुआ कि यह वही जगह है जहां वह पहली बार गिनी से मिला था। बस उस समय के गोबलिन के विपरीत आज की गिनी अब वह कमजोर छोटी लड़की नहीं है। गोबलिन का सामना करते हुए उसे केवल एक मुक्का मारने की जरूरत है ताकि वह उसे तुरंत मार सके, और नायक भी ऐसा ही है। शुरुआत में गोबलिन से लड़ने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। आज उसने न केवल गिनी के साथ टीम बनाने की अपनी इच्छा पूरी की है, बल्कि गोबलिन को तुरंत मारना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि गोबलिन को खत्म करने के बाद जमीन से एक के बाद एक तेज झटके आए, तो कुछ लोग तुरंत स्थिति की जांच करने के लिए सराय वापस भागे। लेकिन इसी समय एक साहसी अचानक नायक के पास मदद मांगने आया। पता चला कि चौक के पास शहर के प्रवेश द्वार पर गोबलिन का एक बड़ा झुंड भी घूम रहा था और उनमें कुछ बड़े गोबलिन भी शामिल थे, और वे नायक के पास इसलिए आए क्योंकि गिल्ड ने पूरी तरह से अनदेखी कर दी थी। लेकिन अगली लड़ाई में सभी ने आश्चर्यचकित होकर पाया कि गोबलिन का यह झुंड पूरी तरह से बदल गया था। वे न केवल इंसानी भाषा बोल सकते थे, बल्कि उन्होंने सभी मनुष्यों को मारने की धमकी भी दी। यह सुनकर सभी चौंक गए। आखिर सभी ने पहली बार ऐसी अजीब स्थिति का सामना किया था, लेकिन उन्हें जो भी करना था वह गोबलिनों को पूरी तरह से खत्म करके शहर की रक्षा करना था। फिर एक एक करके गोबलिनों को पलक झपकते ही मार गिराने के बाद उनमें से एक सरदार गोबलिन ने मरने से पहले सभी को बताया कि तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अंत में सभी इंसान खत्म होने से नहीं बच पाएंगे। यह कहने के बाद वह बड़ा गोबलिन आखिरकार मर गया और उससे सचमुच एक उत्परिवर्तित जादू का बक्सा निकला। लेकिन फिर भी नायक को यह विश्वास करना मुश्किल था कि उत्परिवर्तित जीव इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। हालांकि
बात यहीं खत्म नहीं हुई। भूल भुलैया के बाहर फिर से बड़ी संख्या में गोबलिन दिखाई दिए। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया कि यह पिछली बार से 2.5 गुना था और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी, इसलिए केवल उन पर निर्भर रहना बिल्कुल असंभव था। तो नायक ने निर्णायक रूप से भागने का फैसला किया। जैसा कि गिनी ने कहा था, सभी साहसी लोगों को इकट्ठा करो और उन्हें खत्म करो। लेकिन नायक ने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि इस समय गिल्ड में पहले से ही लंबी कतार लगी हुई थी। पता चला कि गिल्ड ने असामान्य रूप से भारी इनाम की घोषणा की थी। यह फीनिक्स को खत्म करने के इनाम से भी अधिक था। हालांकि रिसेप्शनिस्ट लड़की को यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि गिल्ड ने यह भी स्वीकार किया था कि इनाम का एक हिस्सा अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। इसलिए बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसे लिए और भाग गए। इस अजीब नियम ने नायक को अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया कि यह निश्चित रूप से ब्लैक कैट का निर्णय था। हालांकि वास्तविक स्थिति नायक की उम्मीद से थोड़ी अलग थी, लेकिन अब इतने सारे साहसी लोग इकट्ठा हो गए थे कि वे वास्तव में शहर की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते थे। हालांकि जब नायक को गिल्ड के बारे में उत्सुकता हुई कि उनके पास इतना पैसा क्यों है, तो किसी ने उसके संदेह का जवाब दिया। यह निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि ब्लैक कैट ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आज ऐसा होगा और उसने पहले से तैयारी कर ली थी, और वह व्यक्ति नायक का गुरु लालुमा था। फिर नायक ने भी अपना अनुमान बताया कि अचानक बड़ी संख्या में राक्षसों के बारे में। भूल भुलैया से बाहर निकलने की एकमात्र संभावना निश्चित रूप से यह है कि भूल भुलैया बेकाबू हो गई है। रिसेप्शनिस्ट लड़की ने कहा कि उसने यह शब्द सुना है, तो उसने सभी को संबंधित किताबें ढूंढने के लिए ले गई। रिकॉर्ड के अनुसार भूल भुलैया का बेकाबू होना एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जब भूल भुलैया से बड़ी संख्या में राक्षस बाहर निकलते हैं। यदि पास में कोई गाँव या शहर है तो अंततः वे सभी खंडहर में बदल जाएंगे। और कहा जाता है कि भूल भुलैया के बेकाबू होने का कारण भूल भुलैया के अंदर बड़ी मात्रा में जादू के जमा होने के कारण है। इसलिए बेकाबू होने से पहले ही रोकने के लिए साहसी लोगों को न केवल राक्षसों को खत्म करना होगा, बल्कि भूल भुलैया को बड़ी संख्या में नए राक्षसों का उत्पादन करने देना होगा ताकि जादू का उपभोग हो सके। यहाँ तक कहने पर रिसेप्शनिस्ट लड़की को साहसी गिल्ड के अस्तित्व की याद आई। यह एक ऐसी संस्था है जिसे संतुलित रूप से कम करने के लिए स्थापित किया गया था। विभिन्न भूल भुलैयाओं में जादू। हालांकि लालुमा के अनुसार पिछली बार भूल भुलैया का बेकाबू होना 100 साल पहले हुआ था। हालांकि गिल्ड आमतौर पर बहुत उपयोगी नहीं होता है, लेकिन इस समय यह अभी भी थोड़ा उपयोगी था। हालांकि सभी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि यह भूल भुलैया पूरे देश में सबसे अधिक साहसी लोगों को इकट्ठा करती है और सबसे अधिक राक्षसों को भी मार गिराया गया है। तार्किक रूप से इतना जादू नहीं होना चाहिए था जिससे यह बेकाबू हो जाए। शहर के लोग एकजुट हो गए और अपने अलमारियों का दान करके एक रक्षा पंक्ति बनाई। लेकिन जल्द ही राक्षसों का एक बड़ा समूह शहर में प्रवेश करने लगा। न केवल भूल भुलैया के मध्य स्तर के शक्तिशाली राक्षस दिखाई दिए, बल्कि रात में सक्रिय रहने वाले भूत भी दिन के उजाले में बाहर आ गए। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये सभी राक्षस उत्परिवर्तित थे। शहर पर हमला करते समय राक्षस लगातार दोहरा रहे थे कि सभी इंसानों को मार डालो। फिर सभी ने हमलावर राक्षसों को खत्म करने के लिए भीड़ लगा दी। लेकिन जैसे ही पहली लहर खत्म हुई, राक्षसों की एक और बड़ी संख्या दिखाई दी। तलवारबाज नायक और जेक सीधे राक्षसों की लहर में घुस गए। हालांकि जब जेक बेकाबू होकर मार रहा था तो वह गलती से एक छड़ी पर कदम रख गया और अपना संतुलन खो बैठा। पता चला कि जेक का गुरु रोनाल्ड तुरंत बचाव के लिए आया, लेकिन सभी को और भी आश्चर्य हुआ। रोनाल्ड गिनी को भी पहचानता था। वह गिनी के तलवारबाजी के गुरु भी थे और गिनी की तलवारबाजी की प्रतिभा तो नायक से भी अधिक थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि नायक भी रोनाल्ड का शिष्य है। तो इसका मतलब यह भी है कि नायक और गिनी वास्तव में गुरु शिष्य भाई बहन हैं। फिर रोनाल्ड ने बस थोड़ा सा हाथ हिलाया और वहाँ मौजूद सभी लोगों को दोनों के बीच का अंतर दिखा दिया। इसी बीच ब्लैक हेयर सैकड़ों साल से खोए हुए टेलीपोर्टेशन जादू के माध्यम से प्रकट हुआ और फ्लेम गॉड गिल्ड मास्टर को बताया कि वह उससे मिलना चाहता है। तलवार चलाने वाला नायक भी साथ जाना चाहता था, क्योंकि उसके पास उस मिस्ट से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे। ब्लैक हेयर ने न केवल मना नहीं किया, बल्कि गिनी को भी साथ ले जाने के लिए कहा। हालांकि उसे नहीं पता था कि गिनी को क्यों बुलाया गया था, लेकिन नायक ने वादा किया कि अगर मिस्ट ने कुछ भी गलत करने की हिम्मत की तो वह उसकी रक्षा करेगा। हालांकि फ्लेम गॉड ने नायक को इस विचार को जल्द से जल्द छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि वह खुद भी शायद दूसरे पक्ष को नहीं हरा सकता था। तो नायक की तो बात ही क्या। हालांकि दूसरे पक्ष का असली चेहरा देखने के बाद नायक और गिनी दोनों चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्ट वास्तव में किंवदंती का एल्फ था और वह उस जनजाति से था जिसे देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिला था और वह अंतिम जीवित व्यक्ति था। लेकिन दोनों को और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में फ्लेम गॉड के गुरु का गुरु था। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। गुरु का गुरु
फिर फ्लेम गॉड ने नायक और गिनी को बताया कि यह बूढ़ा आदमी उसका गुरु है। वह न केवल सईश हुनघेड से अधिक वर्षों तक जीवित रहा है, बल्कि दुनिया का अंतिम जीवित एल्फ भी है और वह सभी जादू में पारंगत है। उसकी शक्ति इतनी महान है कि वह खुद भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फिर बूढ़े आदमी ने एक मेज निकाली और सभी को बैठने और बात करने के लिए कहा। यह देखकर फ्लेम गॉड ने भी बेकार की बातें करना बंद कर दिया। उसने सीधे बूढ़े आदमी से सवाल किया कि उन्होंने सभी बुरे साहसी लोगों को इस शहर में क्यों बुलाया है। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि वे इस समय पैसे के लिए अपनी जान बेच सकें? इसका मतलब था कि वे पहले से ही जानते थे कि भूल भुलैया बेकाबू हो जाएगी। यह सुनकर बूढ़े आदमी ने इनकार नहीं किया। हाल ही में बहुत सारे संकेत मिले हैं। न केवल शक्तिशाली राक्षस भूल भुलैया में घूम रहे हैं, बल्कि राक्षसों के उत्परिवर्तन की घटनाएं भी बार बार हो रही हैं। इससे सभी लोग बहुत भ्रमित थे। यह जानते हुए कि खतरा आने वाला है, तो उन्होंने सभी को पहले से तैयारी करने के लिए क्यों नहीं बताया। लेकिन बूढ़े आदमी ने शांत होकर जवाब दिया। हालांकि वह जानता था कि बेकाबू होने वाला है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कब होगा। यह 2.5 दिन हो सकता है, या 2.5 हफ्ते, या 2.5 महीने। इसलिए एक विशिष्ट समय के बिना चेतावनी का कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक कि गिल्ड ने कुछ लोगों को क्यों भगाया, फ्लेम गॉड ने अनुमान लगाया कि कोई और अनकहा कारण होना चाहिए। इस पर बूढ़े आदमी ने अब और नहीं छिपाया। उसने कबूल किया कि उसे ऊपर से एक सीलबंद आदेश मिला था। दूसरा पक्ष देश के सभी गिल्डों का प्रबंधन करने वाला एक बड़ा व्यक्ति है। आमतौर पर बेकाबू होना कुछ दिनों तक रहता है। इस दौरान राक्षस सभी शहरों को नष्ट कर देंगे जो वे देखते हैं, जब तक भूल भुलैया की शक्ति समाप्त नहीं हो जाती और राजधानी बहुत दूर है और प्रभावित नहीं होगी। इसलिए वे चेतावनी जारी नहीं करना चाहते थे और देश में अराजकता पैदा नहीं करना चाहते थे, यानी यह शहर छोड़ दिया गया था। यह सुनकर फ्लेम गॉड को भी अचानक समझ में आ गया। शहर के चारों ओर रहस्यमय सफेद बाधा बूढ़े आदमी द्वारा किए गए बचाव उपाय थे। फिर बूढ़े आदमी ने फ्लेम गॉड के साथ एक सौदा करने का प्रस्ताव रखा। उसी समय दूसरी तरफ बेकाबू होना अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन साहसी लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। वे बिना रुके लड़ रहे थे। इसलिए उन्हें फ्लेम गॉड की शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि वह दुनिया में सबसे अधिक जादू वाला व्यक्ति था और बदले में बूढ़ा आदमी ब्लैक हेयर को भूल भुलैया में ले जाएगा, सबसे निचली मंजिल पर भूल भुलैया के मालिक को हराने के लिए। हालांकि अभी तक किसी को भूल भुलैया का मालिक नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने पहले ही दूसरे पक्ष के स्थान का अनुमान लगा लिया है। एक बार जब वे उसे हरा देंगे तो वे मूल रूप से भूल भुलैया के बेकाबू होने की समस्या को हल कर पाएंगे। तलवार चलाने वाले फ्लेम गॉड ने सहयोग के लिए सहमति व्यक्त की। उसी समय दूसरी तरफ और भी शक्तिशाली अर्धमानव शहर में घुस गए। नागरिकों की रक्षा के लिए हीलर शिरो बिना किसी हिचकिचाहट के राक्षसों के झुंड में कूद पड़े। दूसरी ओर फ्लेम गॉड लालुमा ने स्वेच्छा से प्रवेश किया, एक उपकरण में जिसे मिस्ट ने पहले से स्थापित किया था। लेकिन इससे पहले उन्होंने नायक को याद दिलाना नहीं भूला। हालांकि वह और मिस्ट अब सहयोगी हैं, लेकिन वह बूढ़ा आदमी भरोसेमंद नहीं है। यह कहने के बाद वह चार्जिंग स्टेशन में प्रवेश कर गया। तुरंत प्रकाश का एक स्तंभ आकाश में उठा और चारों ओर फैल गया। जल्द ही शहर एक सुरक्षात्मक ढाल में लिपटा हुआ था और सभी राक्षस बाहर अलग हो गए थे। उसी समय शहर के भीतर बचे हुए राक्षसों को भी साहसी लोगों ने मार डाला। इस समय उन्होंने अपने ऊपर सुरक्षात्मक ढाल पर भी ध्यान दिया। जैसे ही नायक ने कारण और प्रभाव समझाया, सभी को पता चला कि यह सुरक्षात्मक ढाल फ्लेम गॉड की जादू शक्ति द्वारा बनाए रखा गया था और इस तरह के पैमाने की सुरक्षात्मक ढाल जादू शक्ति की खपत अकल्पनीय है। इसलिए फ्लेम गॉड भी इसे लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकता है। आमतौर पर जब किसी व्यक्ति की जादू शक्ति समाप्त हो जाती है, वे थकान के कारण चेतना खो देंगे और जादू शक्ति का उत्पादन बाधित हो जाएगा। लेकिन इस बार यह अलग है, क्योंकि वह जादुई उपकरण ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति की जादू शक्ति को जबरन निचोड़ लेगा जब तक मृत्यु न हो जाए। हालांकि जैसे ही शब्द गिरे, आकाश में अचानक एक पौराणिक प्राणी दिखाई दिया और सुरक्षात्मक ढाल पर हमला करना शुरू कर दिया। अगर इसे अकेला छोड़ दिया जाए, यह फ्लेम गॉड की जादू शक्ति की खपत को तेज कर सकता है। इसलिए सभी ने स्वेच्छा से सुरक्षात्मक ढाल छोड़ दी, लेकिन वह प्राणी केवल सुरक्षात्मक ढाल को नष्ट करने के लिए उत्सुक था और उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इस समय छोटे राक्षस अचानक पीछे हटने लगे। सभी के मन में एक साथ एक अशुभ भावना पैदा हुई और निश्चित रूप से अगले ही पल एक शक्तिशाली फेनरिर उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। उसकी बिजली जैसी गति उसे जमीन पर सबसे तेज राक्षस के रूप में जाना जाता है। उसकी ताकत को प्राणी के बराबर कहा जा सकता है। यह देखकर रोनाल्ड ने अपनी सेना को विभाजित करने का फैसला किया। फेनरिर को उन पर छोड़ दिया और वह अकेले प्राणी का सामना करने गया। फेनरिर को रोनाल्ड को जाते हुए देखकर अमिया ने जादू से हमला करके उसका ध्यान आकर्षित किया। अब फेनरिर का लक्ष्य अमिया बन गया। हालांकि सौभाग्य से नायक समय पर बाहर आया और उसे रोकने में मदद की। फेनरिर की उच्च गति वाली चालों का सामना करते हुए नायक ने भी एक आश्चर्यजनक गति का प्रदर्शन किया। दुर्भाग्य से नायक एक स्थायी आदमी नहीं है। जल्द ही उसकी गति धीमी हो गई, यहाँ तक कि एक पल की असावधानी से उसकी बांह फट गई। जेक और अमिया फेनरिर को रोकने में मदद करने के लिए भी दौड़े, नायक के लिए ठीक होने का समय खरीदने के लिए। दूसरी ओर
फेनरिर ने अपने साथियों को बुलाने के लिए दहाड़ लगाई। अगले ही पल एक हार्पी आकाश से उतरी और सबसे पहले अमिया को उड़ा दिया। उसी समय जेक को भी फेनरिर ने एक पल की असावधानी में मार गिराया। गिनी तुरंत हार्पी से निपटने के लिए आगे बढ़ी। नतीजतन जब वह पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि फेनरिर ने सुनहरे बालों वाले व्यक्ति को भी उड़ा दिया था। इससे पहले कि वह होश में आ पाता, फेनरिर ने पहले ही नायक को पकड़ लिया था और उसे जोर से फेंक दिया था। हालांकि गिनी का प्रकोप बहुत प्रभावशाली था, लेकिन फेनरिर के लिए हमलों की यह श्रृंखला पूरी तरह से अप्रभावी थी। जैसे ही फेनरिर ने पलटवार करना शुरू किया, गिनी को पूरी तरह से दबा दिया गया और वह पलटवार करने में असमर्थ थी। हालांकि जैसे ही फेनरिर गिनी को खत्म करने वाला था, नायक अचानक उसके पीछे से प्रकट हुआ और तुरंत उसकी गर्दन में एक चाकू घोंप दिया। ये पता चला कि नायक को अभी अभी फेंक दिया गया था। उसने अपनी आंखों से गिनी को बताया उसके ठीक होने से पहले समय खरीदने में मदद करने के लिए। इस तरह फेनरिर को सफलतापूर्वक हल करने के बाद गिनी भी संतुष्ट होकर बेहोश हो गई। जब वह फिर से जागी तो खतरा अस्थायी रूप से टल गया था और प्राणी रोनाल्ड के हाथ में एक जादुई बॉक्स बन गया था। अगला उन्हें बस उम्मीद करनी थी कि मिस्ट उस बूढ़े आदमी को भूल भुलैया के मालिक को हराने में सक्षम होगा, लेकिन सभी को उम्मीद नहीं थी कि यह काले बालों वाला छोटा कमीना, जब सभी आराम कर रहे थे और अपनी सतर्कता कम कर रहे थे, उसने अचानक गिनी का अपहरण कर लिया और सभी के सामने टेलीपोर्टेशन गेट से सफलतापूर्वक भाग गया।